चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हैं तब भी फुल डिटेल आपको लगेगा, आपको कहीं पर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर गैमेट का फॉर्मेशन होता है जैसे स्पर्म एंड एग, और ये गैमेट आपस में फ्यूज कर जाते हैं जिसको आप कहते हैं फर्टिलाइजेशन। फ्लावर का फॉर्मेशन कैसे होता है? इस शूट के टिप पर कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल्स दिखाई हैं। इन मेरिस्टेमेटिक सेल्स को मैंने बोल दिया शूट एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, रोज, चाइना रोज, मैरीगोल्ड, इस तरह के फ्लावर्स हैं, सनफ्लावर, जो आप अपने घरों के अंदर लगाते हैं। जो मैंने अपने लक्ष्य 1.0 बैच में जिन नोट्स के साथ पढ़ाया है, उन्हीं नोट्स के साथ मैं पूरा का पूरा चैप्टर आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो इसका मतलब क्वालिटी में कहीं पर भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, एकदम बेस्ट कंटेंट आपको मिलने वाला है। हेलो बच्चों, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? बच्चों, आज मैं समरी लेक्चर लेकर आया हूं। चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। एकदम बेसिक से डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा। फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हैं तब भी फुल डिटेल आपको लगेगा, और अगर आपका बैकलॉग है तब भी आप यहां से पढ़ सकते हैं, आपको कहीं पर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बच्चों, जो मैंने अपने लक्ष्य 1.0 बैच में जिन नोट्स के साथ पढ़ाया है, उन्हीं नोट्स के साथ मैं पूरा का पूरा चैप्टर आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो इसका मतलब क्वालिटी में कहीं पर भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, एकदम बेस्ट कंटेंट आपको मिलने वाला है। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको लेक्चर कैसा लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, जब ये चैप्टर स्टार्ट होता है, चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर गैमेट का फॉर्मेशन होता है जैसे स्पर्म एंड एग, और ये गैमेट आपस में फ्यूज कर जाते हैं जिसको आप कहते हैं फर्टिलाइजेशन। फ्लावरिंग प्लांट का मतलब होता है एंजियोस्पर्म, जिन प्लांट्स में फ्लावर का फॉर्मेशन होता है। तो फ्लावर का फॉर्मेशन भी है, फ्रूट का फॉर्मेशन भी है, और सीड का फॉर्मेशन भी है। बच्चों, फ्लावर एक सोशल सिंबल है। ठीक है, खुशी में भी फ्लावर दिए जाते हैं, दुख में भी फ्लावर दिए जाते हैं, किसी का स्वर्गवास होता है वहां भी फ्लावर दिए जाते हैं। आप किसी बगीचे को देखकर आपको एक एस्थेटिक, एक प्लेजर आपको फील होता है। ठीक, फ्लोरिकल्चर, प्लांट का कल्टीवेशन करना फ्लावर के लिए, या मैं कहूं डेकोरेशन के लिए। ठीक है, रोज, चाइना रोज, मैरीगोल्ड, इस तरह के फ्लावर्स हैं, सनफ्लावर, जो आप अपने घरों के अंदर लगाते हैं। ये चैप्टर के एकदम स्टार्टिंग में दिया हुआ है। फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर, फ्लावर का फॉर्मेशन कैसे होता है? बच्चों, मैंने एक यंग शूट बनाई है। इस शूट के टिप पर कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल्स दिखाई हैं। मेरिस्टेमेटिक सेल्स मतलब वो सेल्स जो एक्टिवली डिवाइड कर रही हैं। इन मेरिस्टेमेटिक सेल्स को मैंने बोल दिया शूट एपिकल मेरिस्टेम, क्योंकि ये शूट के एपेक्स पर है, टिप पर है। ठीक, यहां पर लीफ का फॉर्मेशन हुआ है, मतलब लीफ बनी हुई है। भाई, पहले लीफ बनती है, फ्लावर बाद में बनता है। फ्लावर किस तरीके से बनता है वो हम आपको दिखाएंगे। अब इस लीफ के अंदर क्या हुआ, एक हार्मोन का फॉर्मेशन हुआ, जिस हार्मोन का नाम है फ्लोरिजन, मतलब हार्मोनल चेंजेस आए। तो उसके बाद क्या हुआ, ये जो शूट के टिप पर मेरिस्टेमेटिक सेल्स है, ये किसमें चेंज हो गई? ये चेंज हो गई फ्लोरल प्रीमोडियम में। तो अब ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स है, इसको बोलते हैं फ्लोरल प्रीमोडियम। पहले क्या बोल रहे थे? शूट एपिकल मेरिस्टेम। फ्लोरल प्रीमोडियम भी मेरिस्टेमेटिक सेल्स है। आगे जाकर क्या हुआ, ये फ्लोरल प्रीमोडियम चेंज हो गया किसमें? फ्लोरल मेरिस्टेम में, या मैंने बोल दिया फ्लोरल बर्ड। तो ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स आपको दिख रही हैं, इन मेरिस्टेमेटिक सेल्स को मैंने बोला फ्लोरल मेरिस्टेम और फ्लोरल बर्ड। सबसे स्टार्टिंग में मेरिस्टेमेटिक सेल्स को बोला था शूट एपिकल मेरिस्टेम, बाद में बोला फ्लोरल प्रीमोडियम, फिर बोला फ्लोरल मेरिस्टेम, और इस फ्लोरल मेरिस्टेम ने डिवाइड करना बंद कर दिया। ये डिफरेंशिएट हो गई, डिवाइड करना बंद कर दिया, और इसने आपका बना लिया फ्लावर। तो इस तरीके से फ्लावर का आपका फॉर्मेशन हुआ। सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक सेल्स को क्या बोला? शूट एपिकल मेरिस्टेम। बाद में इन मेरिस्टेमेटिक सेल्स को क्या बोला? फ्लोरल प्रीमोडियम। बाद में मेरिस्टेम को क्या बोला? फ्लोरल मेरिस्टेम। और फ्लोरल मेरिस्टेम ने डिवाइड करना बंद कर दिया, और इन सेल्स ने डिफरेंशिएट होके फ्लावर का फॉर्मेशन किया। तो बच्चों, स्ट्रक्चर में भी चेंजेस आया और हार्मोनल चेंजेस भी आए। कब? फ्लावर के फॉर्मेशन के टाइम। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। ये जो ग्रीन कलर से आपको दिख रही है, इसको बोलते हैं सेपल। ठीक, तो सेपल के कलेक्शन को क्या बोलते हैं? कैलेक्स। ये जो आपको पिंक कलर से दिख रही है, थोड़ी बड़ी दिख रही है, इसको बोलते हैं पेटल्स।
पेटल्स का ब्राइटली कलर्ड इसलिए होता है ताकि वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर सके पॉलिनेशन के लिए। पेटल्स के कलेक्शन को बोलते हैं कोरोला। तो आप यहां पे देख सकते हैं, सेपल के कलेक्शन को बोला कैलेक्स, पेटल के कलेक्शन को बोला कोरोला, और ये जो आपको दिख रहे हैं ब्राउन कलर से, ये है स्टेमन। स्टेमन के कलेक्शन को क्या बोलते हैं? स्टेमन के कलेक्शन को बोलते हैं एंड्रोशियम। और ये आपको जो दिख रहा है, ये है आपकी ओवरी, ये डंडा है आपका स्टाइल, और ये है स्टिग्मा। तीनों को मिलाकर बोलते हैं पिस्टिल। तो एक फ्लावर में एक से ज्यादा पिस्टिल हो सकते हैं। पिस्टिल के कलेक्शन को आप बोलते हैं क्या? गाइनोशियम। पिस्टिल के कलेक्शन को आप बोलते हैं गाइनोशियम। तो बच्चों कितने वर्ल हो गए? 4 वर्ल हो गए। वर्ल का मतलब है गुच्छा, ग्रुप। पहले वर्ल का नाम कैलेक्स। कैलेक्स किसका कलेक्शन है? कैलेक्स किसका कलेक्शन है? सेपल का। दूसरे वर्ल का नाम कोरोला। कोरोला किसका कलेक्शन है? पेटल्स का। तीसरे वर्ल का नाम एंड्रोशियम, किसका कलेक्शन है? स्टेमन। और चौथा वर्ल हो गया आपका गाइनोशियम, जो किसका कलेक्शन है? आपका पिस्टिल। बच्चों एंड्रोशियम जो होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है, और गाइनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो एंड्रोशियम की यूनिट स्टेमन और गाइनोशियम की यूनिट पिस्टिल, ये इसके अंदर यहां पर बताया गया है। ये फ्लावर की स्टॉक होती है जिसको आप बोलते हैं पेडिसिल। ये पेडिसिल स्वेल कर जाता है, और स्वेलन पोर्शन ऑफ पेडिसिल को आप बोलते हैं थैलेमस। इसी को आपने बोल दिया रिसेप्टिकल। इसी थैलेमस पर कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम प्रेजेंट होते हैं। बच्चों नेक्स्ट स्लाइड है आपकी स्टेमन की। ये स्टेमन है। स्टेमन किस पर है? थैलेमस पर है। स्टेमन का ये वाला पार्ट है प्रोक्सिमल। तो प्रोक्सिमल पार्ट कहां पर अटैच होता है? थैलेमस पर अटैच होता है। ये भी स्टेमन है। यहां स्टेमन का ये प्रोक्सिमल पार्ट कहां पर अटैच है? पेटल पर अटैच है। इसका मतलब स्टेमन का प्रोक्सिमल पार्ट थैलेमस पर भी अटैच हो सकता है और पेटल्स पर भी अटैच हो सकता है। और ये वाला पार्ट है स्टेमन का डिस्टिल पार्ट, मतलब मैं कहूं कि फिलामेंट का डिस्टिल पार्ट। तो ये आपका क्या हो गया? फिलामेंट। फिलामेंट का ये वाला पार्ट प्रोक्सिमल, फिलामेंट का ये वाला पार्ट डिस्टिल। डिस्टिल पार्ट कहां अटैच है? एंथर पर अटैच है। तो स्टेमन के कितने पार्ट हो गए? 2। इस पार्ट को क्या बोला? एंथर। इस डंडे को क्या बोला? फिलामेंट। एंथर में कितने लोब है? 2। एक लोब ये रहा और एक लोब ये रहा। तो एंथर में 2 लोब होते हैं, इसलिए आप कहते हैं एंथर बाइलोब्ड है। टिप पर है तो आपने टर्मिनल बोला। फिलामेंट लंबा है और सिलेंडर, सिलेंडर मतलब पतला। और फ्लावर के अंदर जो स्टेमन होता है, जो फिलामेंट होता है, उसकी लेंथ वेरी करती है। सभी प्लांट्स के जो फ्लावर्स होते हैं उनमें स्टेमन में की जो लेंथ होती है, आपकी फिलामेंट की जो लेंथ होती है, वो आपकी वेरी कर सकती है। ठीक, अब आप एंथर को समझिए। एक एंथर के कितने लोब हैं? 2 लोब हैं। एक लोब ये दिखाया है, येलो कलर से इस तरफ एक लोब है, येलो कलर से इस तरफ एक लोब है। तो कितने लोब हो गए टोटल? टोटल लोब हो गए आपके 2। एक लोब में 2 सर्कुलर स्ट्रक्चर, एक लोब में 2 सर्कुलर स्ट्रक्चर, इसको हमने बोला माइक्रोस्पोरेंजिया। तो टोटल कितने लोब है? 2। एक लोब में 2 सर्कुलर स्ट्रक्चर, एक लोब में 2 सर्कुलर स्ट्रक्चर। तो एक लोब में 2 सर्कुलर स्ट्रक्चर, माइक्रोस्पोरेंजिया। टोटल माइक्रोस्पोरेंजिया 4 हो गए। तो 4 माइक्रोस्पोरेंजिया है, इसलिए आपका एंथर टेट्रागोनल है और आप वर्ड यूज करते हैं टेट्रा स्पोरेंजिएट। ठीक, एंथर ट्रांसफर सेक्शन में ज्यादा क्लियर दिखता है। मतलब अगर आप एंथर को देखना चाहते हैं, अगर आप एंथर को देखना चाहते हैं तो इस एंथर को ऊपर से कट करो, इस एंथर को ऐसे ऐसे कट करो, ऊपर से कट करो, इसको बोलते हैं ट्रांसफर सेक्शन। जब आप ऊपर से कट करोगे तो आपको इस तरीके से 4 माइक्रोस्पोरेंजिया दिखेंगे। 1 2 3 4, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया आपको दिखेंगे। ठीक है, ये आपका हो गया। ठीक, माइक्रोस्पोरेंजिया लॉन्गिट्यूडनली प्लेस होते हैं। ठीक है, इस तरीके से देखो, माइक्रोस्पोरेंजिया लॉन्गिट्यूडनली प्लेस है। ये 1 माइक्रोस्पोरेंजिया, 2 3 4। तो माइक्रोस्पोरेंजिया लॉन्गिट्यूडनली आपके प्लेस्ड होते हैं। ठीक है, ईच एंथर हैज 2 थिका। अब आप देखिए,
ये थिका और ये थिका, तो एक लोब में दो थिका है। ये जो रीजन आपको दिख रहा है ये थिका है और ये आपका थिका है। तो एक लोब में कितने थिका हो गए? दो थिका हो गए। एक लोब में दो थिका है, इसलिए आप एंथर के लिए वर्ड यूज करते हैं डायथिकस। और दो थिका को कौन सेपरेट करता है? देखिए जरा, दो थिका को कौन सेपरेट करता है? ये देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये एक थिका हो गया, ये एक थिका हो गया। कितने थिका हो गए? दो। दो थिका को ये जो लाइन सेपरेट कर रही है, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ डेहिसेंस। लाइन ऑफ डेहिसेंस का मतलब है कि एंथर इस जगह से टूटेगा। तो एंथर जब इस जगह से टूटेगा तो इनमें से पॉलन ग्रेन बाहर आएंगी। ये देखिए, ये एक थिका, ये दूसरा थिका, दो थिका के बीच में ये जो लाइन है, ये लाइन नीचे की तरफ जा रही है, मतलब ये लाइन लॉन्गिट्यूडनली जा रही है, ये लाइन लॉन्गिट्यूडनली जा रही है। तो लाइन ऑफ डेहिसेंस कैसी है? लॉन्गिट्यूडनली है, दो थिका के बीच में, दो थिका के बीच में। तो टू थिका सेपरेटेड बाय लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव, इसी को बोला लाइन ऑफ डेहिसेंस, जहां से आपका एंथर टूटता है। उसके बाद आपको यहां पर देखिए, एंथर का पूरा स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है। सबसे बाहर व्हाइट कलर से आपको लेयर दिख रही है, व्हाइट कलर से लेयर दिख रही है, इसको बोला एपिडर्मिस। एपिडर्मिस एंथर की आउटर लेयर है और सिंगल लेयर है। एपिडर्मिस से अंदर येलो कलर से आपको लेयर दिख रही है, इसको बोला एंडोथीशियम। एंडोथीशियम भी सिंगल लेयर है। उसके बाद आपको पिंक कलर से लेयर दिख रही है। सर ने पिंक कलर से कितनी लेयर बनाई है? यहां भी दो बनाई है, यहां भी दो बनाई, यहां भी दो बनाई, यहां भी दो बनाई। ये लेयर दो भी हो सकती हैं, तीन भी हो सकती हैं और एक भी हो सकती है। इन लेयर्स को बोलते हैं मिडिल लेयर। इसका मतलब मिडिल लेयर का नंबर 1 2 3 लेयर, मतलब एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है। तो पूरे एंथर में आप देखिए, एपिडर्मिस सबकी कॉमन है, एंडोथीशियम सबकी कॉमन है, बट यहां मिडिल लेयर है, यहां मिडिल लेयर है, यहां मिडिल लेयर है, यहां मिडिल लेयर है। ठीक, ये हो गया टेपेटम। अब आप टेपेटम को ध्यान से देखिएगा, है ना, टेपेटम को ध्यान से देखिए। ये जो ब्लू कलर से है ये टेपेटम, ब्लू कलर से टेपेटम, ब्लू कलर से टेपेटम, ब्लू कलर से टेपेटम। तो सर ग्रीन कलर से क्या है? ग्रीन कलर से है माइक्रोस्पोरेंजिया। एक माइक्रोस्पोरेंजिया, एक माइक्रोस्पोरेंजिया, एक माइक्रोस्पोरेंजिया, एक माइक्रोस्पोरेंजिया। कितने माइक्रोस्पोरेंजिया? चार। ये एंथर का एक लोब, ये एंथर का एक लोब। एक लोब में कितने ग्रीन कलर के सर्किल हैं? दो। एक लोब में कितने ग्रीन कलर के सर्किल हैं? दो। तो एक लोब में कितने माइक्रोस्पोरेंजिया? दो। एक लोब में कितने माइक्रोस्पोरेंजिया? दो। तो टोटल लोब कितने हो गए? दो। तो टोटल माइक्रोस्पोरेंजिया कितने हो गए? चार। माइक्रोस्पोरेंजिया को किस सर्किल से दिखाया है? ग्रीन कलर के सर्किल से दिखाया है। हर माइक्रोस्पोरेंजिया के चारों तरफ कौन सी लेयर है? ब्लू कलर की। ब्लू कलर की कौन सी है? टेपेटम। तो अब आप देखिए, पूरे एंथर में एपिडर्मिस सबकी कॉमन है, एंडोथीशियम सबकी कॉमन है, मिडिल लेयर सबकी अलग अलग है। यहां माइक्रोस्पोरेंजिया की अलग मिडिल लेयर, अलग टेपेटम। यहां माइक्रोस्पोरेंजिया की अलग मिडिल लेयर, अलग टेपेटम, अलग मिडिल लेयर, अलग टेपेटम, अलग मिडिल लेयर, अलग टेपेटम। तो सबसे बाहर की लेयर एपिडर्मिस, फिर एंडोथीशियम। एक पार्ट को देख लीजिए, इसको देख लीजिए। सबसे बाहर की लेयर कौन सी हुई? एपिडर्मिस, व्हाइट कलर से। अंदर वाली एंडोथीशियम, येलो कलर से। पिंक वाली मिडिल लेयर, ब्लू वाली टेपेटम, और ग्रीन कलर का क्या है? माइक्रोस्पोरेंजिया है। टेपेटम सिंगल लेयर होती है, इनर मोस्ट होती है, पॉलन ग्रेन्स को खाना देने का काम करती है, इसलिए ये न्यूट्रिटिव लेयर है। हर माइक्रोस्पोरेंजिया कितनी लेयर से कवर्ड है? चार लेयर से कवर्ड है। टेपेटम का साइटोप्लाज्म कैसा है? डेंस है, और इसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस मिलता है, बाई न्यूक्लिएट कंडीशन मिलती है। ठीक, पहली दूसरी तीसरी, पहली दूसरी तीसरी, ये तीनों लेयर प्रोटेक्शन का काम करती हैं, एंथर को प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं, और यही तीनों लेयर एंथर के तोड़ने में काम आती हैं। भाई एंथर टूटेगा तो उसमें से पॉलन ग्रेन रिलीज होंगी। अब आप ये देखिए, अब सर ने एक माइक्रोस्पोरेंजिया उठा लिया, अब सर ने एक माइक्रोस्पोरेंजिया उठा लिया। अब इस माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या है?
इस माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर प्रेजेंट है स्पोरोजिनस टिश्यू, जो कैसे होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। अब टिश्यू है तो किसके बने होंगे, टिश्यू है तो सेल्स के बने होंगे। तो इनके अंदर जो आपको सेल्स दिख रही हैं येलो कलर से, ये सारी की सारी जो येलो कलर से आपको सेल्स दिख रही हैं, इन सेल्स को बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल, इन्हीं को बोलते हैं पोलन मदर सेल। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, ये जो येलो कलर की आपको अलग अलग सेल्स दिख रही हैं, ये सारी की सारी सेल्स क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो काफी सारी आपको माइक्रोस्पोर मदर सेल दिख रही होंगी। इन सारी सेल्स को मिलाकर जो टिश्यू बनता है उसको बोलते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू। तो ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है जो कैसी है, डिप्लॉयड है, उसमें क्या होगा, मियोसिस होगा, जिसकी बाद कितने माइक्रोस्पोर बनेंगे, 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे। 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे इसलिए आपने क्या बोला, टेट्राड। और हर माइक्रोस्पोर कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा। कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा। फिर से देखिएगा, ईच माइक्रोस्पोरेंजिया कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ होमोजेनस सेल। हर माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर एक जैसी बहुत सारी सेल्स होती हैं। उन सेल्स के कलेक्शंस को बोलते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू, और सेल को बोलते हैं पीएमसी और एमएमसी। ये उसका फुल फॉर्म लिखा हुआ है। हर एमएमसी या मैं कहूं पीएमसी में क्या होता है, मियोसिस होता है, जिसकी वजह से 4 माइक्रोस्पोर फॉर्म होती है। और एक आम भाषा में मैंने अभी बोल दिया माइक्रोस्पोर को पोलन ग्रेन। हल्का सा डिफरेंस है जो मैं आपको बता दूंगा, तब तक आप याद कर लीजिए 4 माइक्रोस्पोर बोलो या फिर पोलन ग्रेन बोलो। तो एमएमसी से माइक्रोस्पोर का बनना, इस प्रोसेस को बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक, तो जब पोलन ग्रेन्स फॉर्म्ड हो जाती हैं, माइक्रोस्पोर फॉर्म्ड हो जाती हैं, तो माइक्रोस्पोरेंजिया का नया नाम आ जाता है पोलन सैक। जब उसके अंदर एमएमसी थी तब आप बोल रहे थे माइक्रोस्पोरेंजिया। जब एमएमसी मियोसिस करके माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन कर लेती है, तो अब घर का नया एड्रेस आ गया, आप माइक्रोस्पोरेंजिया को बोल रहे हैं पोलन सैक। अब है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ये क्या है, माइक्रोस्पोरेंजिया। इसके अंदर आपकी होमोजेनस सेल्स हैं, ठीक है, जिसको आपने क्या बोला, एमएमसी और पीएमसी। उसके अंदर क्या हुआ, मियोसिस हुआ। कितनी माइक्रोस्पोर बन गई, 4 माइक्रोस्पोर बन गई। ठीक, और ये माइक्रोस्पोर किसमें चेंज हो जाती हैं, पोलन ग्रेन में चेंज हो जाती हैं। तो ये माइक्रोस्पोर आगे जाके किसमें चेंज हो गई, पोलन ग्रेन में चेंज हो गई। और ये पोलन ग्रेन कहां से रिलीज होती है, एंथर से रिलीज होती है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलिनेशन। अब यहां पर डिफरेंस समझिए कि माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन के अंदर डिफरेंस क्या है। एक एमएमसी है, बिल्कुल है, उसमें क्या हुआ, मियोसिस हुआ। मियोसिस से कितनी माइक्रोस्पोर बनी थी, 4 माइक्रोस्पोर बनी। हर माइक्रोस्पोर कैसी है, हैप्लॉइड है। हर माइक्रोस्पोर में कितना न्यूक्लियस दिख रहा है, व्हाइट कलर से। सर हर माइक्रोस्पोर में व्हाइट कलर से एक न्यूक्लियस दिख रहा है। तो सबसे पहले क्या हुआ, मैंने एक माइक्रोस्पोर को कंसीडर कर लिया। तो सर अब यह बताएंगे कि इस माइक्रोस्पोर में क्या हुआ। जो इस माइक्रोस्पोर में होगा वही बाकी में होगा। तो 4 बार थोड़ी ना सर बताएंगे, इसमें बता देंगे, जो इसमें होगा वही बाकी 3 में होगा। तो सबसे पहले वैक्यूल का डेवलपमेंट हुआ, कहां पर, इस माइक्रोस्पोर के सेंटर में। ये देखिए वैक्यूल आपका सेंटर में आ गया। ये देखिए ग्रीन कलर का आपका वैक्यूल सेंटर में आ गया, जिसकी वजह से सेंटर में जो न्यूक्लियस था वो न्यूक्लियस बाहर की तरफ शिफ्ट हो गया। पहले ये न्यूक्लियस सेंटर में था, बट अब ये न्यूक्लियस पेरिफेरी में आ गया। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, अब इस माइक्रोस्पोर में पहला माइटोसिस हुआ। पहला माइटोसिस हुआ, ठीक, पहला माइटोसिस हुआ। तो जब माइटोसिस होगा तो स्पिंडल फाइबर बनेगी। अब ये जो स्पिंडल फाइबर बनी है ये एक साइड में बनी है, पूरी सेंटर में नहीं बनी। इसका मतलब ये स्पिंडल फाइबर बच्चों कैसी बनी है, एसिमेट्रिक बनी है। कैसी बनी है, एसिमेट्रिक बनी है। तो इसका मतलब जो पहला डिवीजन होता है वो इक्वल डिवीजन नहीं होता, वो अनइक्वल डिवीजन होता है, क्योंकि एसिमेट्रिक स्पिंडल फाइबर बनी है। इसका मतलब जो अब डिवाइड होने के बाद अब माइक्रोस्पोर डिवाइड करेगी तो कितनी सेल बनाएगी, 2 सेल बनाएगी। और ये दोनों सेल्स इक्वल नहीं बनती, दोनों सेल का साइज इक्वल नहीं होता। क्यों, क्योंकि ये डिवीजन अनइक्वल होता है। क्यों अनइक्वल होता है,
क्योंकि जो स्पिंडल फाइबर बनती है वो सिमेट्रिकल नहीं बन रही, वो यहां पर एसिमेट्रिकल बन रही है। तो अब आप ध्यान से देखिएगा, अब आपकी दो सेल बनेगी। देखिएगा जरा ध्यान से, ये जो व्हाइट कलर से गोला दिख रहा है, इस व्हाइट कलर के गोले को बोला वेजिटेटिव सेल। जो सेल कैसी है? लार्ज है। कैसी है? हैप्लॉइड है। इस वेजिटेटिव सेल के अंदर ये जो व्हाइट कलर से आपको दिख रहा है, ये इसका न्यूक्लियस है। कैसा है? लार्ज है और इर्रेगुलर है। लार्ज है और इर्रेगुलर है। आप खुद देखिए, ये आपकी माइक्रोस्पोर थी, इसमें पहला माइटोसिस हुआ तो कितनी सेल बनेगी? दो सेल बनेगी। तो मैं आपको दो सेल दिखाऊंगा। सबसे पहले सर ने पहली सेल दिखाई, उस सेल का नाम है वेजिटेटिव सेल्स। ये जो व्हाइट कलर का गोला है, इसको वेजिटेटिव सेल बोला। ये काफी बड़ी है और ये हैप्लॉइड है। ठीक, इसके अंदर ये इर्रेगुलर बड़ा सा न्यूक्लियस आपको दिख रहा है। तो ये न्यूक्लियस किसका है? वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस है। ये ग्रीन कलर का क्या है? ये ग्रीन कलर का वैक्यूल है। और वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में ये ब्लू कलर के डॉट्स क्या है? ये ब्लू कलर के डॉट्स का मतलब है साइटोप्लाज्म। किसका साइटोप्लाज्म है? वेजिटेटिव सेल का साइटोप्लाज्म है। इसके साइटोप्लाज्म में ये ब्राउन कलर की सेल है, जिसको बोला जनरेटिव सेल। ये सेल कैसी है? स्मॉल है। ये सेल भी हैप्लॉइड है। तो जनरेटिव सेल किसके साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रही है? जनरेटिव सेल किसके साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रही है? ये जो वेजिटेटिव सेल है, इसके साइटोप्लाज्म में जनरेटिव सेल फ्लोट कर रही है। तो कितनी सेल हो गई? दो सेल। बड़ी वाली वेजिटेटिव सेल, छोटी वाली जनरेटिव सेल। ठीक, ये जो येलो कलर से आपको दिख रहा है, ये है सेल मेम्ब्रेन। इस येलो कलर के बाहर ग्रीन कलर की लेयर है, इसको बोलते हैं इंटाइन। और सबसे बाहर ये जो पिंक कलर की मोटी सी लेयर है, इसको बोलते हैं एक्साइन। तो एक्साइन आउटर लेयर है, इंटाइन इनर लेयर है। एक्साइन और इंटाइन को मिलाकर बोलते हैं सेल वॉल। और ये जो सेल है, इसको बोलते हैं पोलन ग्रेन। इसको बोल रहे थे माइक्रोस्पोर। तो माइक्रोस्पोर किसमें चेंज हो गई? पोलन ग्रेन में चेंज हो गई। ठीक, तो पोलन ग्रेन कितनी सेल स्टेज है? 2 सेल स्टेज है। इस पोलन ग्रेन में कितनी सेल है? 2 सेल है। बड़ी वाली सेल वेजिटेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल, और छोटी वाली सेल जनरेटिव सेल। पोलन ग्रेन की सेल वॉल कितनी लेयर होती है? डबल लेयर होती है। आउटर लेयर को बोलते हैं एक्साइन, जो सर ने पिंक कलर से दिखाई है, थोड़ी मोटी दिखाई है। और जो ग्रीन कलर से दिखाई है, वो है इंटाइन। तो एक्साइन प्लस इंटाइन इज इक्वल टू सेल वॉल। और सेल वॉल कैसी है आपकी? डबल लेयर है। ठीक है, ये है पोलन ग्रेन। तो इस तरीके से पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। ये 4 माइक्रोस्पोर है। एक माइक्रोस्पोर से एक पोलन ग्रेन बनी, इससे भी एक पोलन ग्रेन बनेगी, इससे भी एक पोलन ग्रेन बनेगी। तो जितनी माइक्रोस्पोर उतनी पोलन ग्रेन, जितनी माइक्रोस्पोर उतनी पोलन ग्रेन। और पोलन ग्रेन 2 सेल्ड होती है। एक पोलन ग्रेन में 2 सेल हैं, बड़ी वाली वेजिटेटिव सेल, छोटी वाली जनरेटिव सेल। अब आप यहां देखिए, माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन में क्या डिफरेंस है? माइक्रोस्पोर में एक्साइन नहीं होती, पोलन ग्रेन में एक्साइन होती है। माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन दोनों ही हैप्लॉइड है। माइक्रोस्पोर में एक ही न्यूक्लियस है, यूनिन्यूक्लिएटेड। पोलन ग्रेन के अंदर 2 न्यूक्लियस हैं। पोलन ग्रेन के अंदर 2 सेल है। एक सेल है वेजिटेटिव सेल और दूसरी है जनरेटिव सेल। ठीक, माइक्रोस्पोर सिंगल सेल है। ठीक है, और माइक्रोस्पोर किसमें फॉर्म्ड हुई थी? माइक्रोस्पोरेंजिया में फॉर्म्ड हुई थी। ठीक है, किसमें फॉर्म्ड हुई थी? माइक्रोस्पोरेंजिया में। और पोलन ग्रेन वर्ड आते आते आप क्या वर्ड यूज करना स्टार्ट कर देते हैं? पोलन सैक वर्ड यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, वेजिटेटिव सेल्स बड़ी थी, इसका न्यूक्लियस इर्रेगुलर था, जो कि फूड को स्टोर करता है। और वेजिटेटिव सेल हैप्लॉइड है। जनरेटिव सेल भी हैप्लॉइड है, इसका साइटोप्लाज्म डेंस है और न्यूक्लियस काफी क्लियर होता है। तो हमने बोल दिया प्रोमिनेंट न्यूक्लियस अच्छा खासा दिख जाएगा। ठीक, और जनरेटिव सेल स्मॉल होती है, स्पिंडल शेप होती है, फ्लोट करती है किसके साइटोप्लाज्म में? वेजिटेटिव सेल्स के साइटोप्लाज्म में, जैसा मैंने आपको बताया। अब यहां लेयर्स को समझिए। बाहर वाली लेयर
को आप बोलते हैं एक्साइन, ठीक है, जो कि कैसी है, डिसकंटीन्यूअस। क्यों बोला, क्योंकि यहां पर एक्साइन नहीं है, एक्साइन यहां पर है, यहां एक्साइन नहीं है, लेकिन इंटाइन पूरे में है। ग्रीन कलर का गोला देखिए, ग्रीन कलर की लेयर देखिए, पूरी पोलन ग्रेन में इंटाइन है, बट पूरी पोलन ग्रेन में एक्साइन नहीं है। इसलिए इंटाइन कॉन्टिन्यूअस होती है, अंदर वाली लेयर होती है पैक्टिन और सेलुलोज की बनी होती है। कुछ जगह पर आपकी एक्साइन एब्सेंट होती है, उस रीजन को बोलते हैं जर्म पोर। उस रीजन को क्या बोला, जर्म पोर। तो पोलन ग्रेन में जहां पर एक्साइन एब्सेंट होती है, उस रीजन को बोलते हैं जर्म पोर, और जर्म पोर से आपकी पोलन ट्यूब अराइज होती है। एक्साइन किसकी बनी है, ये पिंक कलर की लेयर किसकी बनी है, ये पिंक कलर की लेयर बनी है एक ऑर्गेनिक मटेरियल की, जिसको बोलते हैं स्पोरोपोलिन। कोई भी एसिड, कोई भी एल्कली, कोई भी एंजाइम इसको डिग्रेड नहीं कर सकता। इसका मतलब स्पोरोपोलिन नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। एक्साइन हार्ड होती है, थिक होती है, जो कि पोलन ग्रेन को प्रोटेक्ट करती है अनफेवरेबल कंडीशन के टाइम। तो पोलन ग्रेन 200 200 500 500 1000 साल तक पोलन ग्रेन एकदम सही ठीक प्रकार से मिलती है। कहीं पर खुदाई हुई या कहीं पर कुछ हुआ, आपको किसी प्लांट की पोलन ग्रेन मिली जो कि 200 साल पुरानी है, बट वो पोलन ग्रेन को आप स्टडी करके ये पता लगा सकते हैं कि वो किस प्लांट की है। मतलब पोलन ग्रेन सही कंडीशन में मिली। उसका कारण क्या है, क्योंकि पोलन ग्रेन के बाहर एक्साइन मिलती है जो उसको प्रोटेक्ट करके रखती है। तो आपको फॉसिल्स की फॉर्म में भी अगर पोलन ग्रेन मिल रही है तो एक सही स्थिति में आपको मिलेगी, ठीक। और एक्साइन का जो पैटर्न होता है वो काफी फैसिनेटिंग होता है, मतलब वो आकर्षित करता है। एक्साइन की जो बनावट है, एक्साइन का जो डेकोरेशन है, उसकी जो संरचना है, वो काफी फैसिनेटिंग लगती है, आकर्षित करती है। अब यहां पर देखिए, टेपेटम की सेल बाइन्यूक्लिएटेड क्यों होती है, टेपेटम की सेल बाइन्यूक्लिएटेड क्यों होती है, क्योंकि ये टेपेटम की सेल सर ने बनाई है जिसमें एक न्यूक्लियस है। कैरियोकाइनेसिस हुआ, कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस डिवाइड किया, तो आपके कितने न्यूक्लियस हो गए, 2 न्यूक्लियस हो गए। बट यहां साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं हुआ। तो कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं होता, इसलिए एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस हो जाते हैं, न्यूक्लियस का नंबर बढ़ जाता है। इसलिए आप कि ये जो सेल होती है टेपेटम की, वो बाइन्यूक्लिएट होती है। ये सारी की सारी सेल्स हैप्लॉइड है और ये सारी की सारी सेल्स आपकी डिप्लॉइड है, ठीक। यहां तक आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। अब जरा ध्यान से आप एक चीज को समझिएगा, इसको देखिए। 60% फ्लावरिंग प्लांट में, 60% फ्लावरिंग प्लांट में पोलन ग्रेन एंथर से तब निकलती है जब वो 2 सेल स्टेज में होती है। तो बच्चों 60% फ्लावरिंग प्लांट में पोलन ग्रेन एंथर से तब निकलती है जब वो पोलन कितनी स्टेज में होती है, 2 सेल स्टेज, मतलब उसमें एक सेल है वीसी और एक सेल है आपकी जीसी, ठीक। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा कितने मियोसिस और कितने माइटोसिस रिक्वायर्ड है एक मैच्योर पोलन ग्रेन बनाने के लिए जो पोलन ग्रेन 2 सेल स्टेज में होती है। अब आप देखिए, आपने कितनी एमएमसी ली थी, 1, उसमें 1 मियोसिस हुआ तो कितनी माइक्रोस्पोर बनी थी, 4 माइक्रोस्पोर बनी थी। फिर इस माइक्रोस्पोर में एक बार माइटोसिस हुआ तो आपकी पोलन ग्रेन बनी, और इस पोलन ग्रेन में कितनी सेल हैं, 2 सेल हैं। बड़ी वाली सेल है वीसी, छोटी वाली जीसी। तो कितने मियोसिस हुआ, 1 मियोसिस और 1 माइटोसिस। 1 मियोसिस और 1 माइटोसिस चाहिए एक मैच्योर पोलन ग्रेन बनाने के लिए। अगला सवाल देखिए, कितने मियोसिस और कितने माइटोसिस चाहिए 4 पोलन ग्रेन बनाने के लिए। अब आप देखो, इसमें 1 माइटोसिस हुआ तो 1 पोलन ग्रेन बनी, इसमें 1 माइटोसिस हुआ 1 पोलन ग्रेन बनी, इसमें 1 माइटोसिस हुआ 1 पोलन ग्रेन बनी, इसमें 1 माइटोसिस हुआ 1 पोलन ग्रेन बनी। तो 4 पोलन ग्रेन बनाने के लिए 4 माइटोसिस और 1 मियोसिस। तो 60% फ्लावरिंग प्लांट में पॉलिनेशन कब होता है, 2 सेल स्टेज में होता है, जब पोलन ग्रेन में 2 सेल्स पाई जाती हैं, वीसी और जीसी। 40% फ्लावरिंग प्लांट में कितनी सेल स्टेज में होता है, 3 सेल स्टेज में होता है। अब आप इसको समझिए, यहां तक तो आप पढ़ चुके थे, यहां तक तो आप पढ़ चुके थे। 1 एमएमसी है, 1 मियोसिस हुआ, कितनी माइक्रोस्पोर बनी, 4 माइक्रोस्पोर बनी।
सब में माइटोसिस हुआ, सब में माइटोसिस हुआ, तो ये पोलन ग्रेन आपकी बनी। कितनी सेल स्टेज वाली? 2 सेल स्टेज वाली। छोटी वाली जीसी, बड़ी वाली वीसी, छोटी जीसी बड़ी वीसी, छोटी जीसी बड़ी वीसी, छोटी जीसी बड़ी वीसी। अब क्या होता है, ये जो जीसी है इसमें माइटोसिस हुआ, जीसी में माइटोसिस हुआ, जीसी में माइटोसिस हुआ, जीसी में माइटोसिस हुआ, सेकंड माइटोसिस। तो जब जीसी में माइटोसिस होता है, जीसी के अंदर जो माइटोसिस हुआ वो इक्वल हुआ, तो आपके 2 मेल गैमेट बन गए। तो ये ग्रीन ग्रीन के क्या है? 2 मेल गैमेट, ग्रीन ग्रीन 2 मेल गैमेट, ग्रीन ग्रीन 2 मेल गैमेट, ग्रीन ग्रीन 2 मेल गैमेट। येलो वाला वीसी, येलो वाला वीसी वीसी, वीसी वीसी, वीसी वीसी, वीसी वीसी, वीसी वीसी। तो बड़ी वाली सेल कौन सी है? वीसी। उसके अंदर क्या है? 2 मेल गैमेट। 2 मेल गैमेट कहां से आए? जनरेटिव सेल में माइटोसिस हो गया। इसका मतलब इसमें कितनी सेल हो गई? 3 सेल। एक सेल कौन सी? वीसी, और 2 सेल कौन सी? मेल गैमेट। तो 40% प्लांट में पोलन ग्रेन तब बाहर आती है जब वो 3 सेल स्टेज में होती है। तो आप मुझे बताओ, ये एक पोलन ग्रेन जो 3 सेल स्टेज में है, इसको बनाने के लिए कितने मियोसिस, कितने माइटोसिस? सर इसको बनाने के लिए 2 माइटोसिस 1 मियोसिस, 2 माइटोसिस 1 मियोसिस। 4 बनाने के लिए कितने? 4 माइटोसिस 4 माइटोसिस, 8 माइटोसिस 1 मियोसिस, 8 माइटोसिस 1 मियोसिस। आ गया होगा समझ में? अब यहां पर क्या किया, पोलन ग्रेन को स्लाइड पे डाला और वाटर ड्रॉप कर दिया इसके ऊपर। ठीक है, वाटर इसके ऊपर ड्रॉप कर दिया, और थोड़े टाइम के बाद क्या होगा, जब आप माइक्रोस्कोप में देखोगे तो इस पोलन ग्रेन से पोलन ट्यूब फॉर्म हो जाएगी। ये यहां पे बताया गया है। पोलन एलर्जी, ठीक है, काफी सारी पोलेंस ऐसी होती हैं जो आपको एलर्जी कॉज करती है, आपको रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर करती है, अस्थमा कर सकती है, ब्रोंकाइटिस कर सकती है, जिसमें एग्जांपल है पार्थिनम, जिसको आप बोलते हैं कैरेट ग्रास। तो पार्थिनम एक्सोटिक स्पीशीज है, मतलब ऐसी स्पीशीज जो हमारे इंडिया में ना हो लेकिन बाहर से किसी दूसरे देश में हमारे यहां पर आ जाए, ऐसी स्पीशीज को बोलते हैं एक्सोटिक और एलियन स्पीशीज। तो ये इंडिया में गेहूं के साथ आई थी, वीट के साथ आई थी, और उसके बाद ये पार्थिनम पूरे इंडिया में फैल गया। इसी को बोलते हैं यूबीक्यूटस, जो कि ऑल ओवर इंडिया में स्प्रेड कर गया, जो आपका एलर्जी करता है। पोलेंस को लोग खाते हैं, वेस्टर्न कंट्री में ये सिरप्स और टैबलेट्स की फॉर्म में भी मिलता है, और जो रेस है, हॉर्स, घोड़े और एथलीट्स की परफॉर्मेंस को ये पोलन ग्रेन के कंजप्शन करने से उनकी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। पोलन वाइबिलिटी, पोलन बैंक, बच्चों जैसे सीड बैंक होते हैं जहां पर सीड को स्टोर किया जाता है, आप इसी तरीके से पोलन ग्रेन्स को भी स्टोर कर सकते हो। कहां पर? लिक्विड नाइट्रोजन, लो टेम्परेचर -196 डिग्री सेल्सियस लिक्विड नाइट्रोजन पर आप इसको स्टोर कर सकते हैं। इसको बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन, और ये पोलन ग्रेन आपके क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम में यूज होगी। ठीक है, आप लैब में रिप्रोडक्शन कराने में इस पोलन ग्रेन को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपकी पोलन वाइबिलिटी। ठीक है, पोलन ग्रेन जब एंथर से निकले तो उसको स्टिग्मा पर पहुंचना पड़ता है एक पर्टिकुलर टाइम में। अब ऐसा नहीं कि पोलन ग्रेन निकल रही है और उसका एक टाइम होता है, कि मान लीजिए किसी की पोलन वाइबिलिटी 30 मिनट है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर वीट और राइस जो कि सीरियल्स हैं, इनकी पोलन ग्रेन्स की जो वाइबिलिटी है अगर वो 30 मिनट है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इन प्लांट्स के एंथर से पोलन ग्रेन निकलकर स्टिग्मा पर 30 मिनट्स के अंदर अगर पहुंचेगी तभी आगे पोलन ग्रेन जर्मिनेट करेगी। समझे? तो पोलन वाइबिलिटी का मतलब क्या हुआ, वो टाइम पीरियड टू विच पोलन रिटेन द एबिलिटी टू जर्मिनेट ऑन स्टिग्मा। तो पोलन स्टिग्मा पर पहुंच जाए, वो टाइम पीरियड, कि कितने टाइम पीरियड तक पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर पहुंच जाए कि वो आगे स्टिग्मा पर जर्मिनेट कर सके, इसको बोलते हैं पोलन वाइबिलिटी। रोजेसी, सोलेनेसी और लेग्यूमिनेसी फैमिली में ये वाइबिलिटी महीनों तक होती है, मतलब 3-4 महीने तक भी पोलन ग्रेन अगर स्टिग्मा पर आ जाएगी तब भी जर्मिनेट कर जाएगी, और ये चीज डिपेंड करती है टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पर। ठीक, उसके बाद है आपका गाइनोशियम। ठीक बच्चों, गाइनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिसकी यूनिट क्या है, पिस्टिल है।
पिस्टिल के कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट हैं। सबसे जो टिप होती है उसको स्टिग्मा बोलते हैं, जहां पर पॉलन ग्रेन लैंड करती है। ये जो पतला सा दिख रहा है आपको, ये स्टाइल है, और ये जो स्वेलन पोर्शन है, बेसल पोर्शन, इसको आप ओवरी बोलते हैं। तो ओवरी और स्टिग्मा को कौन कनेक्ट करता है? स्टाइल कनेक्ट करता है। अगर एक पिस्टिल है तो मोनोकार्पलरी, एक से ज्यादा पिस्टिल है तो पॉलीकार्पलरी। अब आप देखिए यहां पर सर ने 3 पिस्टिल दिखाए हैं और तीनों पिस्टिल अलग अलग दिखाए हैं, लेकिन यहां पर 3 पिस्टिल दिखाए हैं बट उनकी ओवरी फ्यूज हो गई है। तो जब पिस्टिल की ओवरी फ्यूज हो जाए, या मैं सिंपल कहूं जब आपके पिस्टिल फ्यूज हो जाए, इस कंडीशन को सिनकार्पस बोलते हैं। और जब पिस्टिल अलग अलग होते हैं, फ्री होते हैं, तो इस कंडीशन को एपोकार्पस बोलते हैं। एपोकार्पस का एग्जांपल है माइकिलिया और सिनकार्पस का एग्जांपल है पापावेयर। अब देखिए ये जो व्हाइट कलर से गोला दिखाया है इसको बोला है ओवरी। इस ओवरी के अंदर ये जो खाली जगह आपको दिखाई है इसको बोलते हैं ओवरिन कैविटी। ओवरी के अंदर खाली जगह है ओवरिन कैविटी, जिसको आपने लोक्यूल बोला। ठीक, ये जो येलो कलर से दिखाया है ये ओव्यूल की बॉडी है, और ये जो ब्लू कलर से डंडा है इसको बोलते हैं फ्यूनिकल, और रेड कलर से है आपका प्लेसेंटा। तो बॉडी ऑफ ओव्यूल प्लेसेंटा पर अटैच होती है। बॉडी ऑफ ओव्यूल प्लेसेंटा पर अटैच होती है एक स्टॉक के थ्रू, उस स्टॉक को बोलते हैं फ्यूनिकल। तो आप देखिए ओवरिन कैविटी किसके अंदर है? ओवरी के अंदर है। ओव्यूल की बॉडी किस पर अटैच है? प्लेसेंटा पर अटैच है। किसके थ्रू? एक स्टॉक के थ्रू। स्टॉक को क्या बोला? फ्यूनिकल बोला। एक ओव्यूल है ओवरी में तो वीट, पैडी और मैंगो। भाई मैंगो में एक गुठली होती है, वाटरमेलन में बहुत सारे बीज हैं, बहुत सारे ओव्यूल हैं, पपाया और ऑर्चिड में आपके बहुत सारे क्या मिलते हैं? ओव्यूल मिलते हैं। क्लियर है? यहां देखिए ओव्यूल जिसको आप मेगास्पोरेंजिया बोल रहे हैं उसका स्ट्रक्चर देखिए। ठीक है, ये बनाया है, ये एनाट्रोपस ओव्यूल है। कौन सा ओव्यूल है? एनाट्रोपस ओव्यूल है। अब आप देखिए ये ओव्यूल की बॉडी है, बिल्कुल सही है, ये ओव्यूल की आपकी बॉडी है। ये जो आपको व्हाइट कलर से दिख रहा है, ये जो व्हाइट कलर से आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं इनर इंटेगुमेंट। और देखिए, और ये जो आपको दिख रहा है ये वाला इसको बोलते हैं आउटर इंटेगुमेंट। ओव्यूल की कवरिंग इसको बोलते हैं आउटर इंटेगुमेंट। तो जनरली ओव्यूल में कितनी इंटेगुमेंट होती हैं? 2 इंटेगुमेंट होती हैं। ठीक है, जैसे ये देखिए, ये कौन सी इंटेगुमेंट है? आउटर। ये कौन सी है? इनर। तो कितनी इंटेगुमेंट हो गई? 2 इंटेगुमेंट हो गई। ये क्या है? प्लेसेंटा, जो मैंने अभी आपको बताया था। और इस डंडे को क्या बोलेंगे? इस डंडे को बोलेंगे फ्यूनिकल। ये देखिए फ्यूनिकल। तो बॉडी ऑफ ओव्यूल प्लेसेंटा पर अटैच है, किसके थ्रू? इस डंडे के थ्रू, और इस डंडे को आप बोलते हैं फ्यूनिकल। ये देखिए बॉडी ऑफ ओव्यूल अटैच टू प्लेसेंटा थ्रू अ स्टॉक, जिसको आपने क्या बोला? फ्यूनिकल। इस ओव्यूल के 2 एंड हैं। ये वाला जो एंड है इसको बोलते हैं चलेजा, जो कि बेसल रीजन होता है। बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल, बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल चलेजा। ओव्यूल की कवरिंग, अब आप देखिए अंदर आपको ब्लू कलर से सेल्स दिखाई हैं, डिप्लॉइड सेल्स। अंदर जो ब्लू कलर से ओव्यूल में आपको डिप्लॉइड सेल्स दिखाई हैं उनको बोलते हैं न्यूसेलस। तो जो न्यूसेलस की सेल्स होती है वो कवर्ड होती है इंटेगुमेंट से। तो न्यूसेलस की सेल कैसी है? डिप्लॉइड होती है। किससे कवर्ड होती है? एक या फिर 2 प्रोटेक्टिव कवरिंग से, जिसको बोलते हैं आप इंटेगुमेंट। ठीक, और ये जो रीजन है इसको बोलते हैं माइक्रोपाइल। ये ओव्यूल की टिप होती है, ये ओव्यूल की टिप है। ये ओव्यूल की क्या है? टिप है, इसको बोलते हैं माइक्रोपाइल। ये ओव्यूल का बेस है, इसको बोलते हैं चलेजा। ठीक, न्यूसेलस जो आपको दिख रहा है ब्लू कलर से, न्यूसेलस जो ब्लू कलर से आपको दिख रहा है ये फूड को स्टोर करता है, और इसकी सेल्स कैसी होती हैं? डिप्लॉयड होती हैं। ठीक है, डिप्लॉयड होती हैं। अब बॉडी ऑफ ओव्यूल फ्यूनिकल के साथ जहां पर फ्यूज करती है उस पॉइंट को बोलते हैं हाइलम। ठीक है, तो बॉडी ऑफ ओव्यूल और फ्यूनिकल, देखिए यहां से यहां तक क्या है? बॉडी ऑफ ओव्यूल है, और ये क्या है? ये फ्यूनिकल है। तो बॉडी ऑफ ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच का जो ये कॉमन जंक्शन है ये वाला, इसको आप बोलते हैं हाइलम। इसको आपने क्या बोला? हाइलम बोला। और अंदर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको आप बोलते हैं एम्ब्रियोसैक। इसी को आप बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। तो जनरली एक एम्ब्रियोसैक आपका ओव्यूल के अंदर मिलता है। अब आप देखिए मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होता है?
सर ने बनाया ओव्यूल। ओव्यूल में ये जो ग्रीन कलर से सेल दिखाई है इनको बोला है न्यूसेलस। ये देखिए, ओव्यूल में ये ब्लू कलर से सेल दिखाई थी, इनको क्या बोला था? न्यूसेलस। न्यूसेलस की सेल कैसी होती हैं? डिप्लॉयड होती हैं। तो सर ने 1 2 3 4 5 सेल दिखाई हैं न्यूसेलस की। सो न्यूसेलस की वो सेल जो माइक्रोपाइल एंड पर है और जिसका साइज बड़ा है, जिसका साइज कैसा है? बड़ा है। ये देखिए, ये भी न्यूसेलस की सेल है जो माइक्रोपाइल एंड की तरफ है, जिसका साइज बड़ा है। इस सेल को बोलते हैं एमएमसी। एमएमसी मतलब मेगास्पोर मदर सेल। वन ऑफ द सेल्स ऑफ न्यूसेलस, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? एमएमसी, जिसका साइज कैसा है? बड़ा है। जो किस एंड पर है? माइक्रोपाइल एंड पर है। जिसका साइटोप्लाज्म कैसा है? डेंस है। इसका न्यूक्लियस कैसा है? प्रोमिनेंट है, क्लियरली विजिबल है। इस वाली सेल में क्या हुआ? मियोसिस हुआ। तो जब इस सेल में मियोसिस हुआ, रिडक्शनल डिवीजन हुआ, तो कितनी मेगास्पोर बनी? 1 2 3 4, 4 मेगास्पोर आपकी फॉर्म्ड हुई। 4 आपकी देखिए, येलो 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 येलो, 4 फॉर्म्ड हुई। 4 में से 3 मर गई, ये मर गई, ये मर गई, ये मर गई। 4 में से 3 मर गई, 3 आर डीजनरेट। कितनी बची? 1 बची। ये जो 1 बची, ये किस एंड पर बची? चेलेजल एंड पे बची। आप देखिए, इस एंड को चेलेजा बोला था, इस एंड को माइक्रोपाइल बोला था। तो जो एक फंक्शनल मेगास्पोर बची है वो किस एंड पर बची है? चेलेजल एंड पे बची है। तो ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है जो चेलेजल एंड पे बची है, ये आपकी फॉर्म्ड कर लेगी एम्ब्रियोसैक, जिसको आप बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। तो बच्चों, ये एम्ब्रियोसैक कौन बनाता है? ये एम्ब्रियोसैक कौन बनाता है? ये एम्ब्रियोसैक कौन बनाता है? न्यूसेलस की सेल बनाती है। न्यूसेलस की सेल है, कैसी है? डिप्लॉयड है। उसमें से एक न्यूसेलस की सेल जो किस एंड पर है? माइक्रोपाइल एंड पे है। वन ऑफ द सेल्स ऑफ न्यूसेलस जो माइक्रोपाइल एंड पे है, जिसका साइज बड़ा है, उसमें मियोसिस हुआ। तो जब इसमें मियोसिस हुआ तो अंदर कितनी सेल्स बनी? 4। उन सेल्स को क्या बोलते हैं? मेगा स्पोर। 4 में से कितनी मर गई? 3 मर गई। ये देखो, 3 मर गई। कितनी बची? 1 बची। कितनी बची? 1। और इसने क्या बनाया? इसने बनाया एक एम्ब्रियोसैक, जिसको आप बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। तो यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए, ये जो आपको डायरेक्ट बताया गया कि एक एम्ब्रियोसैक बना, एक फीमेल गैमेटोफाइट बना, ये कैसे बनता है? इसको डिटेल में समझिए। कैसे बनता है? डिटेल में समझिए। ये देखिए, ये है आपकी फंक्शनल मेगास्पोर। किस एंड पर है? चेलेजल एंड पे है। ये देखिए, ये जो एक फंक्शनल मेगास्पोर बची है आपकी, यही तो एक फंक्शनल मेगास्पोर एक एम्ब्रियोसैक बना रही है। कैसे बना रही है, ये हमें जानना है। ये जो फंक्शनल मेगास्पोर आपकी है, ये रही वो फंक्शनल मेगास्पोर। इसमें पहला माइटोसिस हुआ। माइटोसिस में सिर्फ कैरियोकाइनेसिस हुआ, साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ। तो अब आप देखिए, इस मेगास्पोर में कितने न्यूक्लियस बन गए? 2 न्यूक्लियस बन गए। तो ये जो स्ट्रक्चर आपका बना है जिसमें 2 न्यूक्लियस है, इसको बोलते हैं 2 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियोसैक। अब दोनों न्यूक्लियस अपोजिट पोल पे चले गए। एक न्यूक्लियस चला गया चेलेजल एंड पर, एक न्यूक्लियस चला गया माइक्रोपाइल एंड पे। एक न्यूक्लियस ऊपर चला गया, एक नीचे की तरफ चला गया। अब इस न्यूक्लियस में भी माइटोसिस हुआ और इसमें भी माइटोसिस हुआ, सेकंड माइटोसिस। इसमें भी माइटोसिस, इसमें भी माइटोसिस। बोथ न्यूक्लियस अंडरगो माइटोटिक। तो जब ऊपर माइटोसिस होगा तो ऊपर कितने न्यूक्लियस बनेंगे? 2। यहां माइटोसिस होगा तो कितने न्यूक्लियस बनेंगे? 2। तो टोटल न्यूक्लियस कितने हो गए? 4। तो ये जो स्ट्रक्चर बना है व्हाइट कलर का, इसको बोलते हैं 4 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियोसैक। अब थर्ड माइटोसिस हुआ, तीसरी बार माइटोसिस हुआ। इन दोनों में माइटोसिस होगा तो 2 से कितने बनेंगे? 4। इन दोनों में माइटोसिस होगा तो कितने बनेंगे? 4। तो ऊपर कितने न्यूक्लियस? 4। नीचे कितने न्यूक्लियस? 4। तो कितना न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियोसैक हो गया? 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियोसैक। 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियोसैक, 4 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियोसैक, 2 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियोसैक। तो कैरियोकाइनेसिस हो रहा है, साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा। कैरियोकाइनेसिस हो रहा है, साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा। कैरियोकाइनेसिस के बाद तुरंत साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ। तो ऐसे न्यूक्लियर डिवीजन को बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, जिसकी वजह से एक ही सेल के अंदर मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन आ गई। बहुत सारे न्यूक्लियस हो गए, मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन आ गई। अब जाकर आपका साइटोकाइनेसिस होगा। ये देखिए, अब ऊपर से एक न्यूक्लियस सेंटर में आ गया और नीचे से एक न्यूक्लियस सेंटर में आ गया। ऊपर 4 थे, उनमें से एक सेंटर में आएगा तो ऊपर कितने बचेंगे? 3 बचे। नीचे 4 थे, उसमें से एक सेंटर में आ जाएगा तो नीचे कितने बचे? 3 बचे। 1 न्यूक्लियस फ्रॉम ईच पोल मूव टूवर्ड्स सेंटर।
ऊपर 3, बीच में 2 और नीचे आपके 3। अब जाकर साइटोकाइनेसिस होगा, अब वॉल का फॉर्मेशन होगा। तो अब आप देखिए वॉल का फॉर्मेशन हुआ, ये 3 न्यूक्लियस थे, ये देखिए रेड कलर से क्या है, वॉल है। तो अब ये 3 न्यूक्लियस थे, अब ये 3 न्यूक्लियस 3 सेल में कन्वर्ट हो गए, क्योंकि यहां पर इन तीनों न्यूक्लियस पर किसका फॉर्मेशन हो गया, सेल वॉल का फॉर्मेशन हो गया। तो ये जो आपको 3 सेल दिखी, 3 न्यूक्लिएटेड वाली, भाई कितनी टोटल सेल है, 3 है। टोटल न्यूक्लियस कितने हैं, 3। इनको बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स। तो एंटीपोडल सेल्स कितनी होती हैं, 3 होती हैं। कैसी होती हैं, हैप्लॉइड होती हैं। किस एंड पे होती हैं, चेलेजल एंड पे होती हैं, ठीक। और ये नीचे 3 देखिए, नीचे 3 न्यूक्लियस थे, ये 3 न्यूक्लियस किस में कन्वर्ट हो गए, 3 सेल में कन्वर्ट हो गए। ये जो 2 रेड कलर से सेल दिख रही है, इनको बोलते हैं सिनर्जिड। इनका नंबर कितना है, 2 है। ये जो पिंक कलर से एक सेल दिख रही है, इसको बोलते हैं एग, इसी को बोलते हैं फीमेल गैमेट्स। सिनर्जिड भी हैप्लॉइड, एंटीपोडल भी हैप्लॉइड, एग भी हैप्लॉइड। तो सिनर्जिड कितने हैं, 2। सिनर्जिड कितने हैं, 2। नीचे कितने न्यूक्लियस थे, 3। 3 न्यूक्लियस में जब साइटोकाइनेसिस हुआ तो कितनी सेल बन गई, 3। इन 3 में से 2 सेल्स को क्या बोलते हैं, सिनर्जिड। एक सेल को क्या बोलते हैं, एग। दोनों को मिलाकर, 2 सिनर्जिड और 1 एग को मिलाकर आप बोलेंगे एग एपरेटस। तो एक एग एपरेटस कितनी सेल वाला होता है, 3 सेल वाला होता है। टोटल न्यूक्लियस कितने होते हैं, 3 होते हैं। इसकी हर एक सेल कैसी होती है, हैप्लॉइड होती है। ये किस एंड पर होता है, माइक्रोपाइल एंड पे होता है। एक एग एपरेटस में कितने एग हैं, 1 एग है। कितने सिनर्जिड हैं, 2। अब जो दो न्यूक्लियस बचे, ये 2 न्यूक्लियस और ये पूरी की पूरी बड़ी वाली सेल्स, ये जो साइटोप्लाज्म बचा ये इसके हिस्से में आ गया। ये जो बचा ये पूरा का पूरा ये इसके हिस्से में आ गया। ये देखिए बड़ी वाली सेल्स, ये जो ग्रीन कलर से दिखाई है बड़ी वाली सेल, इस बड़ी वाली सेल्स को बोलते हैं सेंट्रल सेल। कितनी है, 1 है। कितने न्यूक्लियस हैं, 2। इन दोनों न्यूक्लियस को बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई का नंबर कितना है, 2 है। अब जरा सेल काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7। सेल कितनी हो गई, 7। न्यूक्लियस कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। न्यूक्लियस हो गए 8। 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक। मतलब 80% प्लांट में इस तरह का एम्ब्रियो सैक मिलता है। कैसा, 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड, ठीक है। और ये कैसा एम्ब्रियो सैक है, ये मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक है। एक ही मेगास्पोर यहां पर इन्वॉल्व हुई है। एक ही मेगास्पोर का एक न्यूक्लियस से ये इतना चीज बनी है। एक ही मेगास्पोर के एक न्यूक्लियस से ये स्ट्रक्चर बना है, इसलिए इसको बोलते हैं मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक। मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक। अब हाउ मेनी मियोटिक एंड माइटोटिक डिवीजन रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ वन एम्ब्रियो सैक। अब आप देखो, 1 माइटोसिस, 2 माइटोसिस, 3 माइटोसिस। तो कितना माइटोसिस चाहिए, 3 माइटोसिस चाहिए। कितना मियोसिस चाहिए, 1 मियोसिस चाहिए। भाई एमएमसी में भी तो मियोसिस हुआ था। 1 एमएमसी में 1 मियोसिस हुआ, 4 मेगास्पोर बने, 4 में से 3 मर गए। कितनी मेगास्पोर बची, 1। वो 1 मेगास्पोर ने क्या किया, उस 1 मेगास्पोर ने 3 माइटोसिस किए। तो भैया मियोसिस तो शुरू में हुआ और बाद में 3 माइटोसिस हुआ। तो 1 मियोसिस और 3 माइटोसिस आपको चाहिए एक एम्ब्रियो सैक बनाने के लिए, ठीक। और ये माइक्रोपाइल सेल्स, माइक्रोपाइल एंड पे कौन सी सेल्स होती हैं, सिनर्जिड होती हैं। तो ये जो आपको 2 सिनर्जिड सेल्स दिख रही हैं, ये सिनर्जिड की वॉल इस तरीके से मॉडिफाई होकर कुछ स्ट्रक्चर बनाती है, जिनको बोलते हैं आप फिलीफॉर्म एपरेटस, FA, फिलीफॉर्म एपरेटस। तो ये जो पिंक कलर से आपको दिखाए गए हैं बच्चों, ये है फिलीफॉर्म एपरेटस। तो फिलीफॉर्म एपरेटस क्या करता है, फिलीफॉर्म एपरेटस क्या करता है, फिलीफॉर्म एपरेटस, ये जो सिनर्जिड सेल्स आपको येलो कलर से दिख रही हैं, इन सिनर्जिड सेल्स की वॉल मॉडिफाई होकर एक स्ट्रक्चर बनाती है, जिसको फिलीफॉर्म एपरेटस बोलते हैं। और ये फिलीफॉर्म एपरेटस गाइड करते हैं पॉलन ट्यूब को, ठीक है। तो फिलीफॉर्म एपरेटस किसको गाइड करते हैं, फिलीफॉर्म एपरेटस केमिकल सिक्रीट करते हैं, और वो केमिकल किसको गाइड करते हैं, पॉलन ट्यूब को गाइड करते हैं। तो पॉलन ट्यूब किसके अंदर आ जाएगी, एम्ब्रियो सैक के अंदर आ जाएगी। पॉलन ट्यूब क्या लेकर आएगी, पॉलन ट्यूब मेल गैमेट्स लेकर आएगी। स्टार्टिंग में आपको बताया था मैंने कि भैया पॉलन ग्रेन के अंदर क्या है, आपको मैंने बताया था कि पॉलन ग्रेन के अंदर क्या है, मेल गैमेट्स हैं। तो पॉलन ट्यूब मेल गैमेट्स लेकर आती है। कहां घुसती है, एम्ब्रियो सैक में घुसती है। एम्ब्रियो सैक में क्यों घुस रही है, क्योंकि एम्ब्रियो सैक के अंदर फीमेल गैमेट है। तो एम्ब्रियो सैक के अंदर
पॉलन ट्यूब को गाइड कौन करता है? पॉलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक के अंदर आ रही है तो किसकी वजह से आ रही है? फिलीफॉर्म एपरेटस की वजह से आ रही है। फिलीफॉर्म एपरेटस क्या है? सिनर्जिड की वॉल मॉडिफाई होकर जो स्ट्रक्चर बनाती है उनको बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। तो बच्चों यहां तक की पढ़ाई समझ में आ गई होगी। ठीक है, कमेंट जरूर करिएगा आपको लेक्चर कैसा लग रहा है। मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। तो बच्चों अब हम जो आगे बढ़ेंगे वो हम बढ़ेंगे पॉलिनेशन तक। ठीक है, तो अब हम पॉलिनेशन स्टार्ट कर रहे हैं। आइए, पॉलिनेशन क्या है बच्चों? पॉलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा पर आना, इसको आपने क्या बोला? पॉलिनेशन। ठीक, अब आप ये सोचिए कि पॉलिनेशन किस लिए होता है ना? पॉलिनेशन की नीड किस लिए है? ठीक है अब आप सोचिए कि पॉलन ग्रेन्स के अंदर मेल गैमेट है और मेल गैमेट आपका कैसा है? नॉन मोटाइल है। और आपका फीमेल गैमेट किसके अंदर था? एम्ब्रियो सैक के अंदर था, वो भी कैसा है? नॉन मोटाइल है। तो इन नॉन मोटाइल गैमेट्स को साथ में तभी ला पाएंगे जब आपका क्या होगा? पॉलिनेशन होगा। देखिए, तो मेल गैमेट्स को कौन लेकर आ रहा है? पॉलन ग्रेन लेकर आ रही है। मैंने आपको बताया था कि पॉलन ग्रेन के अंदर जो जनरेटिव सेल थी उसने डिवाइड करके दो मेल गैमेट बना लिए थे। ठीक, तो पॉलन ग्रेन किसका कैरियर है? मेल गैमेट का कैरियर है। मेल गैमेट नॉन मोटाइल है, वो खुद नहीं जा सकते, उनको ले जाने का जो सोर्स है वो पॉलन ग्रेन है। ठीक, दोनों के दोनों गैमेट्स आपके नॉन मोटाइल हैं, तो अगर आपको फर्टिलाइजेशन करवाना है तो आपको पॉलिनेशन चाहिए। अब पॉलिनेशन के टाइप्स हैं किसके बेसिस पर? सोर्स। सबसे पहले है ऑटोगैमी, जिसको आप बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। एक प्लांट है, उसका फ्लावर है, उसी फ्लावर में एंथर से पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर गिर जाए, मतलब पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर हो एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। उसी प्लांट के उसी फ्लावर के अंदर पॉलन ग्रेन एंथर से उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर गिर जाए। अगर फ्लावर ओपन होगा, अगर फ्लावर ओपन होगा तो इस फ्लावर के स्टिग्मा पर किसी दूसरे फ्लावर की भी पॉलन ग्रेन आ सकती है। तो अगर ऐसा हुआ तो आप इसको सेल्फ पॉलिनेशन नहीं बोलेंगे, आप इसको बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। तो जब फ्लावर ओपन होता है तो उसमें सेल्फ पॉलिनेशन की जो चांसेस होते हैं वो कम होते हैं, क्योंकि इस फ्लावर के स्टिग्मा पर अगर इसी के एंथर की पॉलन ग्रेन गिर गई तब तो सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा, ऑटोगैमी। लेकिन फ्लावर ओपन है, किसी दूसरे फ्लावर की पॉलन ग्रेन इसके स्टिग्मा पर गिर सकती है और इसकी पॉलन ग्रेन किसी दूसरे फ्लावर पे जा सकती है। तो ओपन फ्लावर में ऑटोगैमी कॉमन नहीं होता, लेकिन क्लोज फ्लावर के अंदर ऑटोगैमी ही होता है। अगर फ्लावर क्लोज्ड है तो ये पॉलन ग्रेन बाहर निकल ही नहीं पाएगी और इसके स्टिग्मा पर किसी दूसरे फ्लावर की पॉलन ग्रेन नहीं आ पाएगी। तो जब फ्लावर क्लोज होते हैं तो उसमें ऑटोगैमी ही होता है। ऑटोगैमी इन ओपन फ्लावर, अगर आपको ओपन फ्लावर में ऑटोगैमी कराना है, मतलब आपका फ्लावर ओपन है, उसमें आपको सेल्फ पोलिनेशन कराना है, तो यहां कुछ चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। स्टेमन और पिस्टिल एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज होने चाहिए। ओपन फ्लावर में स्टेमन एंड पिस्टिल दोनों एक दूसरे के क्लोज होने चाहिए ताकि स्टेमन से पोलन ग्रेन सीधा गिर के एकदम स्टिग्मा पर गिर जाए। दूसरा, स्टेमन एंड पिस्टिल में सिंक्रोनी होनी चाहिए, तालमेल होना चाहिए। जब स्टेमन मैच्योर हो चुका हो उस टाइम पिस्टिल भी मैच्योर होना चाहिए। ठीक है, और अगर पिस्टिल मैच्योर है तो उस टाइम स्टेमन को भी तैयार होना चाहिए। स्टिग्मा रिसेप्टिविटी बोथ मैच्योर एट सेम टाइम। ठीक, ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्टेमन तैयार है बट पिस्टिल तैयार नहीं है, तो भाई इस केस में पॉलन ग्रेन को किसी दूसरे फ्लावर में जाना पड़ेगा। तो ओपन फ्लावर में अगर आप ऑटोगैमी कराना चाहते हो तो स्टेमन पिस्टिल दोनों एक टाइम पर मैच्योर होने चाहिए। ठीक है, वायला, जिसको आप कॉमन पेंसी बोलते हैं, ऑक्सैलिस, कॉमेलिना, इनमें दो तरह के फ्लावर्स मिलते हैं। इन प्लांट्स के अंदर दो तरह के फ्लावर्स मिलते हैं। एक फ्लावर है क्लिस्टोगैमस, एक है कैस्मोगैमस। क्लिस्टोगैमस फ्लावर क्लोज्ड होता है, कैस्मोगैमस ओपन होता है। और मैंने अभी आपको बताया था कि ओपन के अंदर ऑटोगैमी भी हो सकती है और क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है, यहां पे बताया था। लेकिन अगर फ्लावर क्लोज्ड है तो बच्चों उसके अंदर सिर्फ आपकी ऑटोगैमी ही होगी, सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा। ठीक, एडवांटेज, क्लिस्टोगैमस का फायदा क्या है? 100% सीड का फॉर्मेशन होगा इन एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर्स। अगर फ्लावर क्लोज्ड है
तो पोलन ग्रेन अपने फ्लावर के अंदर स्टिग्मा पर अपने आप गिर जाएगी। आपको किसी इंसेक्ट की जरूरत नहीं है, आपको किसी पॉलिनेटर की जरूरत नहीं है। और जब भी इंसेक्ट किसी फ्लावर पर आते हैं पॉलिनेशन करने के लिए, तो हमें इंसेक्ट को खुश करने के लिए कुछ रिवार्ड देना पड़ता है, जिसको आप नेक्टर बोलते हो। नेक्टर मतलब एक शुगरी फ्लूइड। ठीक, अब आप मेरी बात को समझिए। अगर फ्लावर क्लोज्ड है, आपको किसी इंसेक्ट की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि आपको पोलन ग्रेन को कहीं लेके नहीं जाना है, आपका फ्लावर ही क्लोज है, आपकी पोलन ग्रेन अंदर ही अपने स्टिग्मा पे गिर जाएगी। तो जब इंसेक्ट की नीड ही नहीं है, तो आपको किसी रिवार्ड देने की जरूरत नहीं है, मतलब फ्लावर को नेक्टर खर्च करने की जरूरत नहीं है। इसलिए यह मेथड काफी चीपर होता है। तो क्लिस्टोगैमस के अंदर, क्लिस्टोगैमस में एश्योर सीड का फॉर्मेशन होगा और हमें किसी इंसेक्ट की, किसी पॉलिनेटर की जरूरत नहीं है। ये एक चीपर मेथड है, क्योंकि इसमें फ्लावर को अपने नेक्टर को खर्च करने की जरूरत नहीं होती। डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ये है कि अगर बार बार सेल्फिंग होती है, तो बार बार सेल्फिंग होने की वजह से कुछ कैरेक्टर का लॉस हो जाता है, जिसको बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ठीक है, अगर एक ही फ्लावर में बार बार सेल्फिंग होगी, तो बच्चों कुछ कैरेक्टर्स का कुछ जनरेशन के बाद लॉस हो जाता है, इसको बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। अब दूसरा टाइप, पहला टाइप क्या था? ऑटोगैमी। दूसरा क्या है? ज़ेटानोगैमी। इसमें दो फ्लावर है, यहां एक ही फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे जाए, ऑटोगैमी। प्लांट एक फ्लावर दो, इस फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर जाए, इसको बोलते हैं आप ज़ेटानोगैमी। तो जब फ्लावर एक ही प्लांट के हैं, तो जेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये भी सेल्फ पॉलिनेशन ही हुआ, क्योंकि एक ही प्लांट के दो फ्लावर्स में पॉलिनेशन हो रहा है। लेकिन फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन है। तो ये फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन क्यों है? क्योंकि दो अलग अलग फ्लावर हैं। लेकिन जेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेल्फ पॉलिनेशन ही हुआ एक तरीके से। क्यों? क्योंकि भाई दोनों फ्लावर का जो डीएनए है वो सेम ही होगा, क्योंकि दोनों फ्लावर एक ही प्लांट के हैं। समझे मेरी बात को? तीसरा है जीनोगैमी। जीनोगैमी में क्या है? एक प्लांट के एक फ्लावर से पोलन ग्रेन दूसरे प्लांट के दूसरे फ्लावर में चले जाए, इसको बोलते हैं जीनोगैमी। ये जेनेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से सच्चा वाला ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन है, क्योंकि दोनों प्लांट अलग अलग हैं, दोनों प्लांट अलग अलग जाइगोट से बने हैं, दोनों का जीनोटाइप अलग अलग है। ठीक है, एजेंट ऑफ पॉलिनेशन दो टाइप्स के हैं, एक एबायोटिक है और एक बायोटिक है। अगर एनिमल्स के थ्रू हो, इंसेक्ट के थ्रू हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू हो, तो बायोटिक, जो कि बहुत ज्यादा कॉमन होता है। एबायोटिक में वाटर आता है और विंड आता है। एबायोटिक लेस कॉमन है, बायोटिक मोर कॉमन है। अब एबायोटिक में जो दो है, विंड और वाटर, इन दोनों में ज्यादा कॉमन कौन सा है? विंड। और लेस कॉमन कौन सा है आपका? वाटर। तो इन दोनों केस में जब पोलन ग्रेन विंड और वाटर के थ्रू जाती है, भाई हवा तो पोलन ग्रेन को कहीं भी ले जा सकती है, पानी पोलन ग्रेन को कहीं भी ले जा सकता है, यहां पर कोई पोलन ग्रेन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में थोड़ी ना जाएगी। तो इस केस में जब पोलन ग्रेन विंड और वाटर के थ्रू जाती है, तो बहुत ज्यादा पोलन ग्रेन का लॉस हो जाता है। मतलब 95% पोलन ग्रेन तो स्टिग्मा पर पहुंच ही नहीं पाती, क्योंकि यहां पर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चीजें मूव नहीं कर रही हैं। अगर किसी इंसेक्ट के थ्रू पोलन ग्रेन जाएगी, तो भाई इंसेक्ट तो उसको स्टिग्मा पर ही छोड़ के आएगा, लेकिन हवा और पानी तो पोलन ग्रेन को कहीं भी ले जा सकते हैं। इसलिए जब हवा और पानी के थ्रू पॉलिनेशन होता है, तो बहुत सारी पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर पहुंच ही नहीं पाती, बहुत सारी पोलन ग्रेन का लॉस हो जाता है। इसलिए इन केस में प्लांट बहुत ज्यादा पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करते हैं, ताकि अगर बहुत ज्यादा पोलन ग्रेन वहां ना भी पहुंच पाए, तो कुछ तो पहुंचे। तो यहां मैक्सिमम पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करते हैं प्लांट, ताकि उनको मालूम है कि 95% पोलन ग्रेन्स तो हमारी स्टिग्मा पर पहुंच ही नहीं पाएंगी। बहुत सारी प्रोड्यूस करो, एक आधी तो पहुंच पाएगी स्टिग्मा पर। अब है विंड पॉलिनेशन में पोलन कैसी होनी चाहिए? ड्राई, लाइट एंड नॉन स्टिकी। जितनी सूखी होगी, नॉन स्टिकी होगी, हवा में उतनी फास्ट जाएगी। स्टेमन वेल एक्सपोज इन एयर। स्टेमन एयर में जितना एक्सपोज होगा, हवा उस पर टकराएगी, स्टेमन हिलेगा और उसमें से पोलन ग्रेन निकलेगी। स्टिग्मा हेरी एंड फेदरी। तो जो स्टिग्मा है वो जितना हेरी होगा, है ना, मेरे बाल जितने बड़े होंगे उस पे गंदगी इतनी ज्यादा चिपकेगी। ठीक है, लेकिन अगर मेरा स्टिग्मा जितना फेदरी होगा, जितना हेरी होगा, उस पर पोलन ग्रेन उतनी ज्यादा ट्रैप हो जाएंगी। मेज कॉर्न। ठीक है, अब ये टैसल चेंज हो चुका है। न्यू एनसीईआरटी में टैसल की जगह क्या लिखा है? ईयर लिखा है। क्या लिखा है? ईयर। अब आपने ये भुट्टा देखा होगा,
तो पुरानी एनसीईआरटी में क्या लिखा था, टेसल लिखा था। अब नई एनसीईआरटी में क्या हो गया है, ईयर हो गया है। अब आप टेसल नहीं बोलेंगे। ये जो चीज आपको दिख रही है ये, इसको आपने बोल दिया ईयर, ठीक है, जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टिग्मा एंड स्टाइल को। तो यहां पर पोलन ग्रेन ट्रैप हो जाती है, ठीक है, यहां पर पोलन ग्रेन क्या होती है, आपकी ट्रैप हो जाती है, ठीक। ओव्यूल, सिंगल ओव्यूल होता है ओवरी के अंदर, जिनमें पॉलिनेशन विंड के थ्रू होता है, ठीक है। न्यूमरस फ्लावर पैक्ड इन इन्फ्लोरेसेंस टू इंक्रीज द चांस ऑफ पॉलिनेशन। प्लांट्स के ऊपर काफी सारे फ्लावर्स दिखेंगे, तो किसी ना किसी फ्लावर पे तो पोलन ग्रेन गिरेगी, तो काफी सारे फ्लावर्स आपको प्लांट पे दिखेंगे। और जो ग्रास है उसके अंदर विंड पॉलिनेशन ज्यादा कॉमन होता है। वाटर पॉलिनेशन, हाइड्रोफिली, जो कि बहुत लेस कॉमन है, ठीक है। यहां पर कोई नेक्टर और कोई रिवार्ड देने की जरूरत नहीं होती, किसमें, उन प्लांट्स में जहां पॉलिनेशन विंड और वाटर के थ्रू होता है, क्योंकि यहां पर इंसेक्ट की नीड नहीं है। ये सिर्फ 30 जेनरा तक ही मिलता है, मतलब 30 जीनस में ही मिलता है, और मोस्टली मोनोकॉट में पॉलिनेशन वाटर के थ्रू होता है, ठीक है। सारे के सारे एक्वेटिक प्लांट में पॉलिनेशन वाटर के थ्रू नहीं होता। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो प्लांट पानी में है उसके अंदर पॉलिनेशन पानी से ही होगा, नहीं, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे वाटर हाइसिंथ है, जिसको आप इकॉर्निया बोलते हैं, वाटर लिली है, ये दोनों एक्वेटिक प्लांट है, पानी में रहते हैं, बट इनके अंदर पॉलिनेशन पानी से नहीं होता, या तो विंड से होता है या फिर किससे होता है, इंसेक्ट से होता है। टाइप ऑफ हाइड्रोफिली, ठीक है, हाइड्रोफिली के टाइप्स, पहला है एपीहाइड्रोफिली और दूसरा है हाइपोहाइड्रोफिली। एपीहाइड्रोफिली के अंदर देखिए क्या होता है, ये आपका मेल प्लांट है, इस मेल प्लांट पे मेल फ्लावर लगा है, ये मेल फ्लावर यहां से टूटा और पानी के सरफेस पर आ गया। अब पानी के करंट की हेल्प से ये मेल फ्लावर हिल रहा है और आगे मूव कर रहा है, और इसमें से रिलीज हो गई पोलन ग्रेन। ये फीमेल फ्लावर है जो पानी के अंदर था, बट इसका जो ये पेडिसिल है ये काफी लंबा है, तो फीमेल फ्लावर का पेडिसिल लंबा है, जिसको मैं स्टॉक बोल रहा हूं। तो फीमेल फ्लावर पानी के सरफेस पर आ गया, फीमेल फ्लावर पानी के सरफेस पर आ गया, किसकी वजह से, उसके पेडिसिल की वजह से, लॉन्ग पेडिसिल की वजह से फीमेल फ्लावर सरफेस पर आ गया, और मेल फ्लावर यहां से टूट के पानी के सरफेस पर आ गया, और यहां से पोलन ग्रेन निकल के स्टिग्मा पर चली गई, ठीक है। ये चीज मैंने यहां पर लिखी हुई है। एग्जाम्पल है हाइड्रिला, वेलिसनेरिया। वेलिसनेरिया कैसा है, फ्रेश वाटर है। यहां मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर दोनों के दोनों पानी के अंदर हैं। यहां पॉलिनेशन पानी के सरफेस पे हुआ, यहां पॉलिनेशन पानी के अंदर हुआ, दोनों कहां पर है, पानी के अंदर है। पोलन ग्रेन पानी के अंदर रिलीज होगी और स्टिग्मा पर चली जाएगी। पोलन ग्रेन लॉन्ग है, रिबन है, वो पोलन ग्रेन पानी से प्रोटेक्ट रहे, पानी में भीगे ना, खराब ना हो, तो उस पोलन ग्रेन के चारों तरफ म्यूसिलेज की कवरिंग होती है। किसकी कवरिंग होती है, म्यूसिलेज की कवरिंग होती है। एक सेकंड रुकिएगा, हाँ, किसकी कवरिंग होती है, म्यूसिलेज की कवरिंग होती है। तो जहां पर पॉलिनेशन आपका वाटर के थ्रू हो रहा है, वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स के अंदर जो पोलन ग्रेन होती है वो म्यूसिलेज से कवर्ड होती है, जो पोलन ग्रेन को वेटिंग से प्रोटेक्ट करते हैं। इसका एग्जांपल है जूस्टेरा, जिसको आप सी ग्रास बोलते हैं, ये आपका एक मैरीन प्लांट है। इन विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर, दोनों के केस में ना खुशबू चाहिए, ना फ्लावर ज्यादा अट्रैक्टिव होना चाहिए, ना नेक्टर की जरूरत है, ना रिवार्ड की जरूरत है, ना फ्लावर का साइज बड़ा होना चाहिए। अगर एनिमल के थ्रू हो तो जूफिली। ज्यादातर प्लांट्स में पॉलिनेशन एनिमल के थ्रू होता है, जिसमें फ्लाइज हो गई, बीटल हो गया, वास्प हो गया, मॉथ हो गया, आंट्स हो गया, हनी बीज हो गई, ठीक है, बटरफ्लाई हो गई, सनबर्ड हो गई, हमिंग बर्ड हो गया, बैट्स हो गया, इनके थ्रू होता है। बड़े बड़े एनिमल्स जो होते हैं, जैसे लेमर हो गया, जो कि एक प्रीमेट है, ठीक है, जो पेड़ पे रहते हैं, रोडेंट्स, ठीक है, जिसमें आपका रैट माउस भी आ गया, वो भी पॉलिनेशन करते हैं। आपकी जो गार्डन लीजर्ड है, जैको लीजर्ड है, ये भी पॉलिनेशन करती है, ठीक है। ऐसे प्लांट जो गंदी बदबू छोड़ते हैं, गंदी महक, फाउल ऑर्डर, इनके अंदर पॉलिनेशन किससे होता है, फ्लाइज एंड बीटल से होता है। तो जहां पॉलिनेशन इंसेक्ट के थ्रू होता है, तो आपको इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना है। इंसेक्ट अट्रैक्ट कब होगा, जब फ्लावर बड़े होंगे, कलर्ड होंगे, अट्रैक्टिव होंगे, उनमें खुशबू होगी। अब जब आप इंसेक्ट को बुलाओगे तो आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा, आपको रिवार्ड देना पड़ेगा। रिवार्ड में मोस्ट कॉमन रिवार्ड है नेक्टर एंड पोलन। पोलन ग्रेन यहां स्टिकी होती है, चिपचिपी होती है, जितनी स्टिकी होगी इंसेक्ट को चिपक जाएगी और वो इजीली इंसेक्ट उस पोलन ग्रेन को उठा के किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर ले जा सकेगा, ठीक है।
एमोर्फोफेलस, एमोर्फोफेलस आपका प्लांट है, ठीक है, टॉलेस्ट फ्लावर, तो यहां पर फ्लावर की जो हाइट है वो 6 फीट है, ठीक है, तो मतलब 6 फीट पर कोई भी अगर अपने अंडे देना चाहे तो वो अंडे सुरक्षित होंगे। तो एमोर्फोफेलस प्लांट किसी को भी अंडे देने के लिए सेफ प्लेस प्रोवाइड करता है। तो ये भी एक तरह का क्या हो गया, रिवार्ड हो गया, क्योंकि 6 फीट इसकी हाइट है, 6 फीट पर कोई अंडे देगा तो कोई नीचे जमीन पर होगा तो वो उन अंडे को खा नहीं पाएगा, ठीक है। ज्यादातर प्लांट्स के अंदर पॉलिनेशन हनी बी के थ्रू होता है, ठीक है, और पर्टिकुलर प्लांट के लिए भगवान ने कोई पर्टिकुलर इंसेक्ट बनाया है। इसका मतलब यहां पे स्पेसिफिसिटी होती है, इस प्लांट के लिए पॉलिनेशन यही इंसेक्ट के थ्रू होगा। जैसे कि आपका यक्का एंड मॉथ में दिया हुआ है, तो यहां क्या होता है, जो मॉथ इंसेक्ट है वो अपने अंडे दे देता है किसके अंदर, यक्का के फ्लावर में, ठीक। अब अंडे में से क्या निकलेगा, लार्वा, लार्वा को क्या मिलेगा, फूड, क्योंकि वो इस प्लांट के कुछ सीड्स को खा जाएगा, और बदले में मॉथ क्या परफॉर्म करेगा, पॉलिनेशन परफॉर्म करेगा। और ये रिलेशनशिप मैंडेटरी है, ऑब्लिगेटरी है, ठीक। इफ फ्लावर आर स्मॉल, अगर फ्लावर्स छोटे हैं, भाई इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए फ्लावर्स कैसे होने चाहिए, बड़े, अगर फ्लावर्स छोटे हैं तो छोटे छोटे फ्लावर्स एक जगह पर असेंबल हो जाएंगे, तो ऐसा लगेगा कि बहुत बड़ा फ्लावर है, बट एक्चुअल में बड़ा फ्लावर नहीं है, छोटे छोटे फ्लावर एक जगह पर असेंबल हो गए ताकि इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर सके। आउटब्रीडिंग डिवाइस, ज्यादातर प्लांट्स जो होते हैं, जो फ्लावर्स होते हैं, वो कैसे होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं। अगर बाइसेक्सुअल होगा, उसी में स्टेमन होगा, उसी में पिस्टिल होगा, एक ही फ्लावर में दोनों चीजें हैं, तो सेल्फिंग को प्रमोशन मिलेगा। लेकिन बार बार सेल्फिंग होने की वजह से कुछ कैरेक्टर का लॉस हो जाता है, जिसको बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो हम सेल्फिंग को इनहिबिट करना चाहते हैं, हम क्रॉस पॉलिनेशन को परफॉर्म करना चाहते हैं। तो ऐसे डिवाइस जो सेल्फिंग को इनहिबिट करते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करते हैं, ऐसे डिवाइस को बोलते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइस। तो आउटब्रीडिंग डिवाइस किसको इनहिबिट करते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन को, किसको प्रमोट करते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन को। तो इस केस में क्या होता है, एंथर और स्टिग्मा एक टाइम पर मैच्योर नहीं होते। तो जब एंथर और स्टिग्मा एक टाइम पर मैच्योर नहीं हो रहे, मान लो एंथर पहले मैच्योर हो गया, स्टिग्मा मैच्योर नहीं हुआ, तो इसकी पोलन ग्रेन को मजबूरी में इस फ्लावर को छोड़ के किसी दूसरे फ्लावर पे जाना पड़ेगा। तो किसको फेवर करेगा, क्रॉस पोलिनेशन को फेवर करेगा। स्टेमन और पिस्टिल, एक ही फ्लावर में जो स्टेमन और पिस्टिल है वो एक दूसरे के क्लोज नहीं है, एक दूसरे से दूरी पर है, तो इसकी पोलन ग्रेन इसके स्टिग्मा पे नहीं गिर पा रही, तो मजबूरी में इसकी पोलन ग्रेन को कहीं बाहर जाना पड़ेगा, क्रॉस पोलिनेशन को फेवर किया। थर्ड है आपका यूनिसेक्सुअल, ठीक है, फ्लावर कैसा है, यूनिसेक्सुअल है, मतलब उस फ्लावर में या तो सिर्फ स्टेमन है या फिर सिर्फ क्या है, पिस्टिल है। अगर एक फ्लावर में सिर्फ स्टेमन होगा, पिस्टिल नहीं होगा, तो मजबूरी में पोलन ग्रेन को बाहर किसी दूसरे फ्लावर पे जाना पड़ेगा। अगर एक फ्लावर में सिर्फ पिस्टिल होगा, फीमेल पार्ट होगा, स्टेमन नहीं होगा, तो किसी दूसरे फ्लावर के स्टेमन से पोलन ग्रेन यहां पर आएगी। तो किसको फेवर करेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन को। यूनिसेक्सुअल में दो आता है, पहला आता है मोनोशियस। मोनोशियस का मतलब मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर सेम प्लांट पर होगा। ये देखिए, ये है मेल फ्लावर, ये है फीमेल फ्लावर। मेल फ्लावर मतलब इसमें सिर्फ स्टेमन होगा, फीमेल फ्लावर मतलब इसमें पिस्टिल होगा। ये भी देख लीजिए, इसमें सिर्फ मेल फ्लावर है, इसमें सिर्फ फीमेल फ्लावर है, ठीक है। तो आपके गार्डन में दो मोनोशियस प्लांट लगे हुए हैं। मोनोशियस प्लांट वो होते हैं जहां पर मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर दोनों के दोनों एक ही प्लांट पे होते हैं। अब आप देखिए, ऑटोगैमी हो नहीं सकती है, क्योंकि ऑटोगैमी कब होती, ऑटोगैमी तब होती जब एक ही फ्लावर में स्टेमन और पिस्टिल होते। यहां किसी भी फ्लावर में दोनों एक साथ नहीं है, इसमें सिर्फ स्टेमन है, इसमें सिर्फ पिस्टिल है, तो यहां से स्टेम, यहां ऑटोगैमी नहीं होगी, जिटेनोगैमी होगी। यहां से पोलन ग्रेन इस फ्लावर में भी आ सकती है, जिटेनोगैमी हो गई, ये देखिए। और यहां से पोलन ग्रेन दूसरे प्लांट के फीमेल फ्लावर पे भी जा सकती है, इसका मतलब जीनोगैमी हो गई। एग्जाम्पल हो गया मेज एंड कैस्टर। डायशियस देखिए, डायशियस में मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर अलग अलग प्लांट पे होते हैं। मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर आपके अलग अलग प्लांट पे होते हैं, ठीक है। अब आप देखिए, ऑटोगैमी तो होगी नहीं, क्योंकि ऑटोगैमी तब होती है जब स्टेमन पिस्टिल एक ही फ्लावर में होते हैं, ठीक है। जिटेनोगैमी भी नहीं होगी। जिटेनोगैमी क्या होती है, जिटेनोगैमी में दो फ्लावर एक प्लांट पे, लेकिन यहां मेल फ्लावर अलग है, फीमेल फ्लावर अलग है, तो सिर्फ यहां जीनोगैमी होगी। मेल फ्लावर से पोलन ग्रेन इस पे जाएगी, तो सिर्फ क्या होगी, जीनोगैमी। एग्जांपल क्या हो गया, पपाया। सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी के अंदर देखिए क्या है, स्टेमन तैयार है, स्टेमन फर्टाइल है,
लेकिन स्टिग्मा स्टेराइल है, तो इसका मतलब इसकी पॉलन ग्रेन इसके ऊपर अगर गिरेगी तो जर्मिनेट नहीं करेगी। ये खराब है, फीमेल में दिक्कत है, मेल फर्टाइल है, तो अब मजबूरी में इसकी पॉलन ग्रेन को किसी दूसरे फ्लावर पे जाना पड़ेगा। तो किसको फेवर मिलेगा? क्रॉस पॉलिनेशन को। यहां पर देखिए, स्टिग्मा में दिक्कत नहीं है, मेल डिपार्टमेंट खराब है, स्टेमन में दिक्कत है, तो इसका मतलब अब इस स्टिग्मा पर किसी दूसरे फ्लावर की पॉलन ग्रेन आएगी। तो सेल्फ इनकॉम्पिटिबिलिटी क्या होती है? अपने आप में कमी होना। सेल्फ इनकॉम्पिटिबिलिटी, अपने फ्लावर में ही कमी है, या तो मेल में कमी है या फिर फीमेल में कमी है। पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन क्या है? ठीक है, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन क्या है? अब आप देखिए, आम के पेड़ पर आम की ही पॉलन ग्रेन गिरेगी तभी तो जर्मिनेट करेगी। आम के पेड़ पर जामुन की पॉलन ग्रेन गिरेगी तो जर्मिनेट हो ना करेगी। मतलब पॉलन फॉल ऑन स्टिग्मा सेम स्पीशीज, ऐसी पॉलन को बोलते हैं राइट टाइप और कॉम्पैटिबल टाइप। ठीक है, अब आम की पॉलन ग्रेन अमरूद पे के स्टिग्मा पे गिरेगी तो जर्मिनेट नहीं करेगी क्योंकि दोनों प्लांट अलग अलग हो गए। तो सेम प्लांट होना चाहिए, आम आम, जामुन जामुन। तो जब सेम प्लांट होगा तो पॉलन ग्रेन राइट टाइप की होगी, कंपैटिबल होगी। आम की पॉलन ग्रेन अपने ही स्टिग्मा पे गिरेगी, ऐसी पॉलन को बोलेंगे राइट टाइप, ऐसी पॉलन को बोलेंगे कंपैटिबल। रॉन्ग टाइप, डिफरेंट स्पीशीज। आम की पॉलन ग्रेन जामुन पे गिरी तो दोनों प्लांट अलग अलग हो गए ना, डिफरेंट स्पीशीज हो गई। तो ये कैसी हुआ? तो उस केस में पॉलन जर्मिनेट ही नहीं करेगी स्टिग्मा पर। तो जब अपनी ही प्लांट की पॉलन ग्रेन अपने ही स्टिग्मा पे गिरती है तब जाके पॉलन जर्मिनेट करती है, मतलब पॉलन ट्यूब फॉर्म्ड होती है, नहीं तो पॉलन ट्यूब फॉर्म्ड ही नहीं होगी। अगर आम की पॉलन ग्रेन आम के स्टिग्मा पे गिरेगी तब जाके उस पॉलन ग्रेन में जर्मिनेशन होगा और पॉलन ट्यूब फॉर्म्ड होगी। अगर आम के स्टिग्मा पर जामुन की पॉलन ग्रेन गिरेगी तो दोनों प्लांट अलग अलग हो गए, तो फिर वो जामुन वाली पॉलन ग्रेन आम वाले फ्लावर के स्टिग्मा पर जर्मिनेट नहीं करेगी, पॉलन ट्यूब फॉर्म्ड नहीं होगा। ठीक है, तो पॉलिनेशन इस चीज की गारंटी नहीं लेता कि राइट टाइप की पॉलन गिरी या रॉन्ग टाइप की पॉलन गिरी, क्योंकि फ्लावर के स्टिग्मा पर किसी दूसरे प्लांट की भी तो पॉलन ग्रेन गिर सकती है। तो पॉलिनेशन इस चीज की गारंटी नहीं लेता कि अपने ही प्लांट की पॉलन ग्रेन गिरी है या दूसरे प्लांट की पॉलन ग्रेन गिरेगी। ठीक है, किसी भी प्लांट की पॉलन ग्रेन गिर सकती है। ये एक केमिकल मीडिएटेड प्रोसेस होता है, मतलब पॉलन ग्रेन कुछ केमिकल सिक्रीट करते हैं, वो केमिकल उस पॉलन को हेल्प करते हैं रिकॉग्नाइज करने में कि अपने ही स्टिग्मा पे जाके गिरना है। पॉलन ग्रेन्स कुछ केमिकल सिक्रीट करते हैं, वो केमिकल्स उस पॉलन ग्रेन को हेल्प करते हैं कि भाई ये तेरे फ्लावर का स्टिग्मा है, इस पे जाके गिर, इस पे जाके जर्मिनेट कर। ठीक उसी प्रकार से जो पिस्टिल होता है, उस पिस्टिल में भी कुछ केमिकल्स होते हैं जो उस पिस्टिल को हेल्प करते हैं ये पता लगाने में कि ये पॉलन ग्रेन तेरी ही प्लांट की गिरी है, मतलब ये पिस्टिल है। इस पिस्टिल में कुछ ऐसे केमिकल होंगे जो केमिकल इस पिस्टिल की हेल्प करेंगे। जब पॉलन ग्रेन आएगी, पॉलन ग्रेन मान लीजिए इसी प्लांट की आ रही है ना, इसी प्लांट की पॉलन ग्रेन, ये स्टिग्मा है, ये क्या है? स्टिग्मा, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। तो इसका जो पिस्टिल है ना, वो सिक्रीट करता है केमिकल जो हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में कि ये पॉलन ग्रेन इसी प्लांट की है। तो पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन क्या है? पॉलन पिस्टिल दोनों के दोनों कुछ केमिकल सिक्रीट करते हैं, पॉलन भी केमिकल सिक्रीट करता है, पिस्टिल भी केमिकल सिक्रीट करता है। तो पॉलन जो केमिकल सिक्रीट करते हैं वो केमिकल पॉलन को गाइड करते हैं कि भाई तेरे को अपने ही स्टिग्मा पर तू गिर रहा है। तो पॉलन को कैसे पता चलेगा कि ये मेरा स्टिग्मा है, मेरे ही फ्लावर का स्टिग्मा है? वो केमिकल हेल्प करेंगे। पिस्टिल को कैसे पता चलेगा कि ये मेरी ही स्पीशीज की पॉलन ग्रेन है? पिस्टिल भी केमिकल सिक्रीट करता है। तो पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन एक डायनेमिक प्रोसेस है और एक केमिकल मीडिएटेड प्रोसेस है। तो क्या होता है देखिए, 60% प्लांट के अंदर पॉलिनेशन 2 सेल स्टेज में हुआ था। मतलब जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे गिरी थी तो उसमें 2 सेल थी, एक सेल थी जीसी और एक सेल क्या थी? वीसी। 60% प्लांट में जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे गिरी थी तो वो 2 सेल स्टेज में थी, एक सेल थी जीसी और एक थी वीसी। तो सबसे पहले पॉलन कहां गिरी? स्टिग्मा पे गिरी। फिर क्या हुआ? पॉलन जर्मिनेशन हुआ। मतलब किसका फॉर्मेशन हुआ? पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ। पॉलन ट्यूब सबसे पहले कहां पर है?
पोलन ट्यूब अराइज फ्रॉम पोलन ऑन स्टिग्मा। तो पोलन ट्यूब सबसे पहले कहां आई? स्टिग्मा पे आई। तो जब पोलन ट्यूब स्टिग्मा पे आई तब जनरेटिव सेल डिवाइड करके कितने मेल गैमेट बना लेती है? 2 मेल गैमेट बना लेती है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जनरेटिव सेल डिवाइड करके कितने मेल गैमेट बना लेती है? 2 मेल गैमेट बना लेती है। तो वो 2 मेल गैमेट कब बनते हैं? अगर कोई आपसे पूछे भाई जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे लैंड होती है तो उसमें सिर्फ 2 सेल होती हैं, एक वीसी और जीसी। लैंड होने के बाद इसमें से पोलन ट्यूब निकलेगी। वो पोलन ट्यूब सबसे पहले कहां जाएगी? स्टिग्मा पर जाएगी। तो जब पोलन ट्यूब स्टिग्मा पर होती है तो उस पोलन ग्रेन के अंदर जो जनरेटिव सेल होती है वो डिवाइड कर जाती है और 2 मेल गैमेट बना लेती है। अब पोलन ट्यूब कहां घुसेगी? स्टिग्मा से कहां घुसेगी? स्टाइल में घुसेगी। स्टाइल से कहां घुसेगी? ओवरी में घुसेगी। ओवरी के बाद कहां घुसेगी? ओव्यूल में घुसेगी। और ओव्यूल में घुसने के 3 जगह हैं। या तो वो माइक्रोपाइल से घुसे, मैंने आपको ओव्यूल बताया था, ओव्यूल में माइक्रोपाइल कहां होता है मैंने आपको बताया था। या तो पोलन ट्यूब माइक्रोपाइल से घुसे, या पोलन ट्यूब चेलेजा एंड से घुसे, या पोलन ट्यूब इंटेगुमेंट से घुसे। तो 80% प्लांट में जो मोस्ट कॉमन रास्ता होता है पोलन ट्यूब की एंट्री के लिए वो होता है माइक्रोपाइल। उसके बाद वो कहां घुसेगी? एम्ब्रियो सैक में घुसेगी। और एम्ब्रियो सैक में घुसने का सिर्फ एक ही कारण है, एक ही तरीका है, वो है माइक्रोपाइल। आओ डायग्राम से समझाता हूं। ये देखिए पोलन ग्रेन मूव नहीं करती, पोलन ग्रेन तो हमेशा स्टिग्मा पे बैठी रहती है। ये देखिए पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे बैठी हुई है। क्या मूव कर रही है? पोलन ट्यूब। ये देखिए पोलन ट्यूब कहां घुस गई? पोलन ट्यूब ओवरी में घुस गई। ओवरी से कहां घुस गई? ओव्यूल में घुस गई। ये व्हाइट कलर का क्या है? ये व्हाइट कलर का है आपका ओवरी। ये ग्रीन कलर का क्या है? ये है आपका ओव्यूल। तो आपकी पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर है, पोलन ट्यूब निकल रही है और पोलन ट्यूब ओवरी के कहां घुस गई है? ओव्यूल में घुस गई है। और ओव्यूल में घुसने का एक ही रास्ता है, नहीं, ओव्यूल में घुसने के 3 रास्ते हैं। या तो माइक्रोपाइल से घुसे, या चेलेजा एंड से घुसे, या फिर इंटेगुमेंट से घुसे। या तो यहां से घुसे या यहां से घुसे, 3 रास्ते हैं। या तो यहां से घुसे, या फिर इंटेगुमेंट से घुसे, या माइक्रोपाइल से घुसे। तो सबसे कॉमन रास्ता है ओव्यूल में घुसने का, वो है माइक्रोपाइल से घुसे। और ये 2 व्हाइट व्हाइट क्या है? ये 2 मेल गैमेट्स हैं। तो पोलन ट्यूब 2 मेल गैमेट्स लेकर आ रही है। ये 2 मेल गैमेट्स कहां से आते हैं? जनरेटिव सेल डिवाइड करके मेल गैमेट प्रोड्यूस करती है। अब आपकी पोलन ट्यूब कहां घुसेगी? एम्ब्रियो सैक में घुसेगी। और एम्ब्रियो सैक में घुसने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है माइक्रोपाइल। और मैंने आपको बताया था एम्ब्रियो सैक पर ये जो सिनर्जिड होता है, ये जो सिनर्जिड है माइक्रोपाइल एंड पे, ये फिलीफॉर्म एपरेटस सिक्रीट करता है। मतलब ये जो सिनर्जिड है, इस सिनर्जिड सेल की जो वॉल है वो मॉडिफाई होके एक स्ट्रक्चर बना लेती है। उस स्ट्रक्चर को आप बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। तो ये फिलीफॉर्म एपरेटस गाइड करता है पोलन ट्यूब को कहां? कहां? एम्ब्रियो सैक के अंदर। ये देखिए 2 मेल गैमेट। तो पोलन ट्यूब ने अपना 2 मेल गैमेट कहां रिलीज किए? पोलन ट्यूब रिलीज देयर कंटेंट 2 मेल गैमेट कहां रिलीज किए? साइटोप्लाज्म ऑफ 1 सिनर्जिड। ये देखिए 1 सिनर्जिड, साइटोप्लाज्म ऑफ 1 सिनर्जिड। तो एक सिनर्जिड डीजनरेट हो जाता है, एक सिनर्जिड मर जाता है पहले से ही। तो ये सिनर्जिड डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, मरना स्टार्ट हो जाएगा, ताकि पोलन ट्यूब को रास्ता दे सके। तो जब पॉलिनेशन होता है उस टाइम एक सिनर्जिड मरना स्टार्ट कर देता है, डीजनरेट होना स्टार्ट कर देता है, ताकि पोलन ट्यूब को रास्ता मिल सके। तो पोलन ट्यूब एंटर करती है सिनर्जिड में। कौन से सिनर्जिड में? मरे हुए सिनर्जिड में, डीजनरेटिंग सिनर्जिड में। ठीक है, तो अब आप देख लीजिए, पोलन ट्यूब एंटर इनटू डीजनरेटिंग सिनर्जिड। पोलन ट्यूब के आने की खुशी में एक सिनर्जिड पहले ही मर जाता है ताकि उस जगह से पोलन ट्यूब निकल सके। तो पोलन ट्यूब ने अपने मेल गैमेट कहां रिलीज कर दिए? साइटोप्लाज्म ऑफ सिनर्जिड में रिलीज कर दिए, जहां से एक मेल गैमेट किसके पास चला जाएगा? एग के पास चला जाएगा। और दूसरा मेल गैमेट किसके पास चला जाएगा? सेंट्रल सेल के पास चला जाएगा। ये आपकी बड़ी वाली सेल है अंदर, ये आपकी सेंट्रल सेल है। ठीक है, ये आपकी क्या है? सेंट्रल सेल। एक मेल गैमेट एग के पास जाएगा और एक मेल गैमेट सेंट्रल सेल के पास जाएगा। ठीक, अब आप देखिए, जो मेल गैमेट एग को फर्टिलाइज करेगा तो आपका बनेगा जाइगोट। इस प्रोसेस को बोलेंगे सिनगैमी। और जो दूसरा मेल गैमेट था वो सेंट्रल सेल को फर्टिलाइज करेगा। ठीक है, मेल गैमेट कैसा है? हैप्लॉइड है। सेंट्रल सेल में 2 न्यूक्लियस हैं, पोलर न्यूक्लियस।
ये भी n, ये भी n, तो n प्लस n प्लस n क्या बनेगा आपका? अब आपकी जो सेल बनी है, मतलब सेंट्रल सेल किसमें चेंज हो गई? सेंट्रल सेल चेंज हो गई प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में। तो यहां पर देखिए, मेल गैमेट ने सेंट्रल सेल को फर्टिलाइज किया, तो सेंट्रल सेल किसमें चेंज हो गई? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में। और ये न्यूक्लियस को क्या बोलेंगे? अब ये दो न्यूक्लियस और ये एक न्यूक्लियस, ये तीनों मिल गए और ये न्यूक्लियस आपका बना सेंट्रल सेल का, जिसको बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, इसी को बोलते हैं पेन। ये भी 3n है, सेल भी आपका क्या है? 3n है। यहां मेल गैमेट कैसा है? n है। फीमेल गैमेट कैसा है? n है। ये इसको फर्टिलाइज करेगा, n और n क्या बनेगा? 2n जायगोट। इस प्रोसेस को सिनगैमी बोला, इसको ट्रिपल फ्यूजन बोला। फर्टिलाइजेशन 2 बार हुआ, इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। आगे जाके ये जायगोट क्या बना लेगा? एम्ब्रियो बना लेगा, ठीक है। और ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल क्या बना लेगी? एंडोस्पर्म बना लेगी। ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल एंडोस्पर्म बना लेगी और ये एंडोस्पर्म इस एम्ब्रियो को खाना देता है। एंडोस्पर्म एक न्यूट्रिटिव टिश्यू है, एंडोस्पर्म एक न्यूट्रिटिव टिश्यू है। इस एंडोस्पर्म को ये डेवलपिंग एम्ब्रियो खाएगा। ये एम्ब्रियो धीरे धीरे बड़ा होगा, अपना डेवलपमेंट करेगा खाना खा के। खाने को क्या बोलते हैं? एंडोस्पर्म बोलते हैं। तो एंडोस्पर्म का बनना और एम्ब्रियो का बनना, इसको बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से क्या बना? जायगोट बना। और क्या बना? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बना। जायगोट से एम्ब्रियो कब बना? फर्टिलाइजेशन के बाद। तो ये जो चीज हुई ना, जायगोट से एम्ब्रियो, इसको बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हुआ, इसको बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। तो एंडोस्पर्म को कौन खाएगा? डेवलपिंग एम्ब्रियो खाएगा, ठीक। तो एंडोस्पर्म प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू एम्ब्रियो। अब है आपका आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। तो इसको भी ध्यान से सुनना कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन क्या होता है, ठीक। ये है आपका एक बाइसेक्सुअल फ्लावर जिसमें स्टेमन भी है और पिस्टिल भी है, ठीक। अब ये वो पोलन ग्रेन है जिसके कैरेक्टर बहुत अच्छे हैं। मतलब इस पोलन ग्रेन की फ्रूट क्वालिटी बहुत अच्छी है। मतलब ये जो पोलन ग्रेन है, इस पोलन ग्रेन में क्या होगा? मेल गैमेट होगा। तो आप चाहते हो कि मैं इन पोलन ग्रेन्स को इसके स्टिग्मा पे डालूं, लेकिन इस फ्लावर में तो ऑलरेडी स्टेमन है, तो आप ये पोलन ग्रेन इस पे कैसे डालोगे? भाई ये फ्लावर ये कहेगा कि मेरे अंदर तो खुद स्टेमन है, मैं अपनी पोलन ग्रेन इस पे डाल लूंगा। बट आपको ये पता है कि इसकी पोलन ग्रेन अच्छी नहीं है। ये पोलन ग्रेन आप लैब में लेके बैठे हुए, बाहर से लेके बैठे हुए हो। आप इन पोलन ग्रेन को, अच्छी वाली पोलन ग्रेन को इस स्टिग्मा पे डालना चाहते हो, लैब के अंदर आप बैठे हुए हो। तो आप क्या करोगे? आप इस स्टेमन को यहां से निकालोगे, इस एंथर को यहां से निकालोगे। तो जब आप इस स्टेमन को, इस एंथर को यंग स्टेज में निकालोगे तो इसको बोलते हैं इमैस्कुलेशन। यंग स्टेज में निकालोगे, जब फ्लावर यंग स्टेज में होगा, फ्लावर क्लोज्ड है, उस टाइम यंग स्टेज में आपको निकालना है। तो अब आप देखिए, अब आपने स्टेमन निकाल दिया, स्टेमन निकाल दिया तो इसमें सिर्फ क्या बचा? पिस्टिल बचा। तो ये प्लांट कैसा हो गया? ये फीमेल पेरेंट बन गया, फीमेल पेरेंट, क्योंकि इसमें सिर्फ फीमेल वाला पार्ट है, ठीक है। अब आप इस फ्लावर को किससे कवर करोगे? बटर पेपर से कवर करोगे। क्यों बटर पेपर से कवर किया? ये पोलन ग्रेन सीधा स्टिग्मा पे क्यों नहीं डाला? इसलिए नहीं डाला क्योंकि आपने यंग स्टेज में फ्लावर को, स्टेमन को रिमूव किया है। तो यंग स्टेज में स्टिग्मा भी यंग है, इसका मतलब स्टिग्मा अभी फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार नहीं है। तो आपको इंतजार करना पड़ेगा कि जब उम्र आएगी रिसेप्टिविटी की, जब स्टिग्मा रिसेप्टिव होगा, तब जाके आप इसकी पोलन ग्रेन इस पे डालोगे। अभी स्टिग्मा यंग है, तैयार नहीं है, आपको वेट करना पड़ेगा कि इसके अंदर मैच्योरिटी आ जाए। तो तब तक आप इस फ्लावर को बटर पेपर से कवर करोगे, इसको बोलते हैं बैगिंग। मैच्योरिटी आ गई, बटर पेपर को हटा दो, रिमूवल ऑफ बटर पेपर, और इस पोलन ग्रेन को डस्टिंग ऑफ पोलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा। इन पोलन ग्रेन को आपने स्टिग्मा पे डाल दिया और फिर दोबारा से इसको कवर कर दिया, रीबैगिंग। कब तक? जब तक फ्रूट का फॉर्मेशन ना हो जाए। तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर देखिए आप, जाइगोट किसमें चेंज होता है? एम्ब्रियो में। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल मैंने अभी भी आपको बताया था, वो क्या बना लेगी? एंडोस्पर्म बना लेगी। ओव्यूल सीड में चेंज होता है और ओवरी फ्रूट में चेंज होती है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या चेंजेस आते हैं? फर्टिलाइजेशन से दो चीजें बनी, एक तो जाइगोट बना था और एक पीईसी बना था, जिसको आपने बोला प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। बच्चों दो तरह के एंडोस्पर्म होते हैं, एक को बोलते हैं न्यूक्लियर एंडोस्पर्म और दूसरे को बोलते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म। अब आप देखिए, ये क्या है?
जाइगोट है। जाइगोट कैसा है? डिप्लॉयड है। ये क्या है? ये PEN है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो कैसा है आपका? ट्रिप्लॉयड है। ये देखिए प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कैसा था? ट्रिप्लॉयड था। सेल को क्या बोला था? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बोला था। मेल गैमेट ने सेंट्रल सेल को फर्टिलाइज किया, सेंट्रल सेल किस में चेंज हो गई? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में, और न्यूक्लियस को बोला प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब ये सेल एंडोस्पर्म बनाएगी, कैसे बनाएगी वो हमें देखना है। ये देखिए अब ये सेल क्या है? PEC, कैसी है? ट्रिप्लॉयड। न्यूक्लियस क्या है? PN, कैसा है? ट्रिप्लॉयड। अब कैरियोकाइनेसिस हुआ, साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ। तो जब कैरियोकाइनेसिस हुआ तो कितने न्यूक्लियस बन गए? 2 न्यूक्लियस बन गए। साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ। फिर से कैरियोकाइनेसिस हुआ तो 2 से कितने न्यूक्लियस बन गए? 4 बन गए। साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ। फिर से कैरियोकाइनेसिस हुआ तो 4 से कितने न्यूक्लियस बन गए? 3 4 5 6 7 8, 8 न्यूक्लियस बन गए। और धीरे धीरे आपका क्या बड़ा हो रहा है? देखिए ये जाइगोट था और ये क्या बन गया? एम्ब्रियो बन गया। तो जाइगोट किस में चेंज हो गया? एम्ब्रियो में चेंज हो गया। और ये एंडोस्पर्म को आप बोलते हैं न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। इसको बोलते हैं न्यूक्लियर एंडोस्पर्म क्योंकि इसमें सिर्फ न्यूक्लियस प्रेजेंट है। लास्ट में जाके साइटोकाइनेसिस हो गया। साइटोकाइनेसिस हो गया तो हर न्यूक्लियस के चारों तरफ सेल वॉल बन गई। ये जो येलो कलर से मैंने आपको दिखाई है, येलो कलर से मैंने आपको दिखाई है, सेल वॉल, 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 सेल वॉल। तो अब ये न्यूक्लियस नहीं रहे, अब ये सेल बन गए। जब सेल वॉल फॉर्म हो जाए तो सेल बन जाती है। जब सेल वॉल फॉर्म नहीं हो रही थी तो सिर्फ न्यूक्लियस था। सेल वॉल कब फॉर्म होती है? जब साइटोकाइनेसिस होता है। तो अब आप देखिए ये एंडोस्पर्म अब न्यूक्लियर नहीं रहा, ये एंडोस्पर्म सेलुलर हो गया। यहां तक एंडोस्पर्म न्यूक्लियर था जब तक सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं हुआ था। सेल वॉल का फॉर्मेशन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ था। ठीक है, तो ये रहा डेवलपिंग एम्ब्रियो। ठीक है, ये रहा डेवलपिंग एम्ब्रियो। धीरे धीरे एम्ब्रियो बड़ा हो रहा है और ये एंडोस्पर्म हो गया सेलुलर। यहां तक एंडोस्पर्म था न्यूक्लियर। ठीक है, तो जो कोकोनट होता है उसका जो पानी होता है, ठीक है, वो किसका एग्जाम्पल है? वो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का एग्जाम्पल है जिसमें करीब 1000 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। ठीक, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन एम्ब्रियो से पहले होता है। एंडोस्पर्म प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग एम्ब्रियो। एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रेसीड एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट एम्ब्रियो के डेवलपमेंट से पहले स्टार्ट होता है। क्यों? क्योंकि एम्ब्रियो किसको खाएगा अपने डेवलपमेंट के लिए? एंडोस्पर्म को खाएगा। तो एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट पहले स्टार्ट होगा ना भाई, खाना पहले बनेगा तभी तो बच्चा खाएगा। तो एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट पहले स्टार्ट होता है किसके कंपेयर में? एम्ब्रियो डेवलपमेंट के, क्योंकि ये एम्ब्रियो किसको खाएगा? एंडोस्पर्म को खाएगा। तो उसके लिए एंडोस्पर्म पहले बनना चाहिए। अब देखो सेलुलर एंडोस्पर्म में क्या है? PEC, PEN, जाइगोट। कैरियोकाइनेसिस भी हुआ, साइटोकाइनेसिस भी हुआ। अगर कैरियोकाइनेसिस हुआ तो कितने न्यूक्लियस बन गए? 2 न्यूक्लियस बन गए। न्यूक्लियस डिवाइड किया, 2 न्यूक्लियस बन गए। कैरियोकाइनेसिस हुआ। और साइटोकाइनेसिस भी हो गया तो बीच में क्या बन गई? सेल वॉल बन गई। तो अब ये एंडोस्पर्म न्यूक्लियर नहीं है, ये एंडोस्पर्म सेलुलर है क्योंकि इसमें सेल्स फॉर्म्ड हो गई। तो जो नारियल का जो व्हाइट वाला पार्ट होता है कर्नल, वो सेलुलर एंडोस्पर्म का एग्जांपल है। ठीक, सम बेसिक कॉन्सेप्ट को आप समझिए। ये है एम्ब्रियो और ये है एंडोस्पर्म। ये क्या है? एम्ब्रियो, और ये क्या है? एंडोस्पर्म। अब धीरे धीरे एम्ब्रियो बड़ा हो रहा है, धीरे धीरे एम्ब्रियो बड़ा हो रहा है। तो जब एम्ब्रियो धीरे धीरे बड़ा हुआ तो वो किसको खा गया? एंडोस्पर्म को खा गया। तो ये जो चीज बनी इसको बोलते हैं सीड। तो सीड का मेन पार्ट क्या होता है? एम्ब्रियो होता है। ये देखिए ये एंडोस्पर्म था, ये क्या था? एम्ब्रियो था। तो एम्ब्रियो धीरे धीरे बड़ा हो रहा था और जब वो बड़ा हो रहा था तो किसको खा रहा था? एंडोस्पर्म को खा रहा था। तो यहां पर क्या हुआ? एम्ब्रियो कंज्यूम कर गया पूरे के पूरे एंडोस्पर्म को। कब? अपने डेवलपमेंट के टाइम। तो इस सीड के अंदर एंडोस्पर्म ही नहीं है। ऐसे सीड को बोलते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक, इसी को बोलते हैं नॉन एल्बुमिनस। तो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड क्या है? जब एम्ब्रियो अपने डेवलपमेंट के टाइम पूरा का पूरा एंडोस्पर्म खा जाए तो जो सीड बनता है उसमें एंडोस्पर्म नहीं होता। ऐसे सीड को बोलते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। ठीक है, तो ज्यादातर जो डाइकॉट्स होते हैं जैसे ग्राम, पी और बीन, वो नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं। लेकिन इसका एक्सेप्शन है कैस्टर। कैस्टर एक डाइकॉट है बट इसका सीड कैसा है? एंडोस्पर्मिक है। यहां देखिए ये एम्ब्रियो है, ये एम्ब्रियो है। यहां देखिए धीरे धीरे एम्ब्रियो बड़ा हो रहा है, एम्ब्रियो बड़ा हो रहा है, लेकिन अभी भी थोड़ा सा एंडोस्पर्म बचा है।
तो यहां एम्ब्रियो जब बड़ा हो रहा था उसने अपने डेवलपमेंट के टाइम किसको खाया, एंडोस्पर्म को खाया, बट सारा एंडोस्पर्म नहीं खाया, कुछ एंडोस्पर्म अभी भी बचा है। तो एम्ब्रियो डू नॉट कंज्यूम कंप्लीट एंडोस्पर्म ड्यूरिंग इट्स डेवलपमेंट, सो सीड इज एंडोस्पर्मिक। तो यहां सीड में थोड़ा सा एंडोस्पर्म अभी भी रह जाता है, ऐसे सीड्स को बोलते हैं एंडोस्पर्मिक और एल्बुमिनस। ज्यादातर मोनोकॉट्स में ऐसा ही होता है, वीट, मेज, राइस, कोकोनट। लेकिन ऑर्चिड एक्सेप्शन है, मोनोकॉट है, बट इसके सीड कैसे हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक है। एक सेकेंड रुकिएगा। तो बच्चों अब हम आगे देखेंगे आपके सीड कि सीड क्या होता है। देखिए ठीक है, तो डाइकॉट सीड पढ़ने से पहले एक चीज आप समझिए, ये है आपका ओव्यूल, ठीक। और ओव्यूल के अंदर आपको बताया गया था कि ये जो डिप्लॉयड सेल्स होती हैं इनको क्या बोलते हैं, न्यूसेलस। तो ओव्यूल फर्टिलाइजेशन बाद में किसमें चेंज होता है, ओव्यूल चेंज होता है किसमें, सीड के अंदर। अब आप देखिए ये ओव्यूल है, ओव्यूल की कवरिंग को क्या बोलते हैं, इंटेगुमेंट बोलते हैं। अब ये ओव्यूल किसमें चेंज होगा, सीड में चेंज होगा। ये देखिए सीड बन गया, तो सीड में बाहर की तरफ ये जो ग्रीन कलर से आपको दिख रही है ये क्या है, सीड कोट है। तो ओव्यूल सीड में चेंज होता है, तो ओव्यूल की जो कवरिंग थी इंटेगुमेंट वो किस में चेंज हो जाती है, सीड कोट में चेंज हो जाती है। ये माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल वो रीजन था जहां पर इंटेगुमेंट एब्सेंट था, यहां पर भी माइक्रोपाइल है, सीड पर भी माइक्रोपाइल है। तो माइक्रोपाइल वो रीजन है जहां पर सीड कोट एब्सेंट है। माइक्रोपाइल वो रीजन था जहां पर इंटेगुमेंट एब्सेंट थी। जब ओव्यूल सीड में चेंज हुआ, इंटेगुमेंट ने सीड कोट बनाया, सीड की कवरिंग सीड कोट। तो जिस रीजन पर सीड कोट एब्सेंट है, कवरिंग एब्सेंट है, उस रीजन को माइक्रोपाइल बोला, और इसी माइक्रोपाइल से वाटर और ऑक्सीजन की एंट्री होगी, ठीक। तो पेरिस्पर्म क्या है, न्यूसेलस का वो पार्ट जो अभी भी सीड में मिलता है उसको बोलते हैं पेरिस्पर्म। ओव्यूल सीड में चेंज हो गया, लेकिन सीड में भी कुछ पार्ट न्यूसेलस का मिल रहा है। तो न्यूसेलस का वो पार्ट, न्यूसेलस का वो पार्ट जो सीड में मिलता है उसको पेरिस्पर्म बोलते हैं। एग्जांपल बीट एंड ब्लैक पेपर। अब डाइकॉट सीड देखिए, सीड का मेन पार्ट क्या है, एम्ब्रियो है, ठीक। अब ये जो आपको दिख रही है ये है एम्ब्रियोनल एक्सिस, ये पूरी की पूरी व्हाइट कलर से, ये पूरी की पूरी क्या है, एम्ब्रियोनल एक्सिस। इस एम्ब्रियोनल एक्सिस पर क्या अटैच है, इस एम्ब्रियोनल एक्सिस पर अटैच है कोटिलिडन। कोटिलिडन भी फूड स्टोर करती है, ठीक। अब एम्ब्रियोनल एक्सिस पे यहां पर कोटिलिडन अटैच है, कोटिलिडन अटैच है। तो एम्ब्रियोनल एक्सिस का ये वाला पार्ट जो ऊपर की तरफ होता है उसको बोलते हैं एपिकोटाइल। एम्ब्रियोनल एक्सिस का ये वाला पार्ट जो पिंक कलर से दिखाया है, जहां पर कोटिलिडन एम्ब्रियोनल एक्सिस पर अटैच होती है, इसके ऊपर का पार्ट एम्ब्रियोनल एक्सिस का कहलाता है एपिकोटाइल, इसका लोअर पार्ट एम्ब्रियोनल एक्सिस का कहलाता है हाइपोकोटाइल। और हाइपोकोटाइल किस में टर्मिनेट होता है, रेडिकल में टर्मिनेट होता है। इस एंड को बोलते हैं रेडिकल और इस एंड को बोलते हैं प्ल्यूम्यूल। तो एपिकोटाइल किस में टर्मिनेट होता है, प्ल्यूम्यूल में। हाइपोकोटाइल किस में टर्मिनेट होता है, रेडिकल में। और प्ल्यूम्यूल क्या बनाता है, प्ल्यूम्यूल आपका बनाता है शूट, और रेडिकल आपका क्या बनाता है, रेडिकल आपका बनाता है रूट। तो सीड के अंदर क्या है, एम्ब्रियो। आपने जमीन में कोई सीड को लगाया, उसमें से पौधा निकला, पौधा मतलब रूट और शूट। रूट किसने बनाई, रूट एम्ब्रियो के किस पार्ट ने बनाई, रेडिकल ने बनाया। शूट, स्टेम एंड लीव्स किसने बनाया, एम्ब्रियो के किस पार्ट ने बनाया, प्ल्यूम्यूल ने बनाया। अब यहां डाइकोट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट देखिए, आपके पास है जाइगोट, ये क्या है आपका, जाइगोट है, ठीक है। यहां पे थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, ये आपकी एपिकल सेल नहीं है, इसको आप कर दीजिए बेसल सेल, ठीक है, बेसल सेल कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए, बेसल सेल कर दीजिए। और एम्ब्रियोनल सेल को आप बोलते हैं एपिकल सेल। अब ठीक है, तो ये एपिकल सेल नहीं है, ये बेसल सेल है, और ये वाली एम्ब्रियोनल सेल। अब देखिए ये जाइगोट है, इस जाइगोट में ट्रांसफर डिवीजन हुआ। तो जब जाइगोट में ट्रांसफर डिवीजन हुआ तो आपकी दो सेल फॉर्म्ड हुई। ये वाली जो सेल है इसको एम्ब्रियोनल सेल बोलते हैं, इसी को एपिकल सेल बोलते हैं। और ये वाली सेल है इसको बेसल सेल बोलते हैं। तो ये वाली जो सेल है बेसल सेल, ये एम्ब्रियो नहीं बनाती, एम्ब्रियो बनाती है ये वाली सेल, जिसको आप एम्ब्रियोनल और एपिकल सेल बोलते हैं। तो सर बेसल सेल क्या करती है, बेसल सेल में बहुत सारे डिवीजन होते हैं और एक लंबा सा स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको बोलते हैं सस्पेंसर। सस्पेंसर का क्या फंक्शन है अभी बताया जाएगा।
ये क्या बना है, ये सस्पेंसर बना है जिसमें कितनी सेल्स हैं, 6 to 10 सेल हैं। किसने बनाया, बेसल सेल ने बनाया। अब इसमें 2 बार डिवीजन हुआ, इसमें 2 बार डिवीजन हुआ तो 4 सेल बन गई। भाई इसमें 1 बार डिवीजन होगा, इस वाली सेल में 1 बार डिवीजन होगा तो कितनी सेल बनेगी, 2। फिर से डिवीजन हुआ तो 2 से कितनी बनेगी, 4। तो ये आपका बन गया। इसको बोलते हैं 4 सेल एम्ब्रियो, इसको बोलते हैं 4 सेल एम्ब्रियो, इसी को बोलते हैं क्वाड्रेंट स्टेज ऑफ एम्ब्रियो। अब इसके अंदर फिर से डिवीजन हुआ एक बार तो 4 से कितने बन गया, 8 बन गया। इसको बोलते हैं ऑक्टेंट स्टेज ऑफ एम्ब्रियो। 8 सेल एम्ब्रियो, 4 सेल एम्ब्रियो, ये है एम्ब्रियो, ये है एम्ब्रियो। इसमें फिर से डिवीजन हुआ तो बहुत सारी सेल्स फॉर्म हो गई। इस एम्ब्रियो को बोलते हैं ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। ठीक, ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। 4 सेल एम्ब्रियो बना, 8 सेल एम्ब्रियो बना, अब ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो बना। इसमें फिर से बहुत सारा डिवीजन हुआ तो कैसा एम्ब्रियो बना, हार्ट शेप एम्ब्रियो बना। इसमें फिर से डिवीजन हुआ तो तेरा क्या बना, मैच्योर एम्ब्रियो बना। ये रहा प्लूम्यूल, ये रहा कॉटिडियन, ये एपिकोटाइल, ये हाइपोकोटाइल और ये रेडिकल। तो सबसे पहले एम्ब्रियो कैसा था, 4 सेल, फिर कैसा हुआ, 8 सेल, फिर डिवीजन हुआ तो बहुत सारी सेल्स बनी तो कैसा हो गया एम्ब्रियो, ग्लोबुलर एम्ब्रियो हो गया। फिर ग्लोबुलर एम्ब्रियो में डिवीजन हुआ तो फिर सेल्स, फिर एम्ब्रियो कैसा हो गया, हार्ट शेप हो गया। फिर डिवीजन हुआ तो तेरा कैसा बन गया, तेरा मैच्योर एम्ब्रियो बन गया। अब देख, क्वाड्रेंट एंड ऑक्टेंट इनको बोलते हैं प्रो एम्ब्रियो। तो सीक्वेंस क्या होगा, प्रो एम्ब्रियो, ग्लोबुलर, हार्ट एंड मैच्योर एम्ब्रियो। ठीक, अब यहां पर देख, ध्यान से देखना, मोनोकॉट का सीड देख। मोनोकॉट सीड में एक बड़ी कॉटिडियन होती है, एक सिंगल लार्ज शील्ड शेप कॉटिडियन होती है जिसको बोलते हैं स्क्यूटेलम। ये है एम्ब्रियो, ये है पूरा का पूरा व्हाइट कलर से एम्ब्रियो। ठीक है, और इस पॉइंट पर कॉटिलिडन अटैच है। तो एम्ब्रियोनल एक्सिस का ऊपर वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं एपिकोटाइल। एम्ब्रियोनल एक्सिस का लोअर वाला पार्ट, इसको बोलते हैं हाइपोकोटाइल। ये डॉट को बोलते हैं प्लूम्यूल, ये डॉट को बोलते हैं रेडिकल। एपिकोटाइल किस में टर्मिनेट हो गया, प्लूम्यूल में टर्मिनेट हो गया। हाइपोकोटाइल किस में टर्मिनेट हो गया, रेडिकल में टर्मिनेट हो गया। और ये प्लूम्यूल की कवरिंग को बोलते हैं कॉलियोप्टाइल, रेडिकल की कवरिंग को बोलते हैं कॉलियोराइजा। तो प्लूम्यूल की कवरिंग कॉलियोप्टाइल, ये जो येलो कलर से दिखाया ये प्लूम्यूल की कवरिंग है कॉलियोप्टाइल, जो ये येलो कलर से दिखाया है रेडिकल की कवरिंग है कॉलियोराइजा। ऐसा ग्रास में देखा गया है, ऐसा डाइकॉट में नहीं होता। मतलब डाइकॉट के अंदर आपका कॉलियोप्टाइल और कॉलियोराइजा नहीं होता, ये एक्स्ट्रा है, ये कवरिंग है। ठीक है, अब एपीब्लास्ट क्या है, ये 2025 में भी आया था। एपीब्लास्ट क्या है, ठीक है, एपीब्लास्ट क्या है, रिमेन्स ऑफ सेकेंड कॉटिडियन इन मोनोकॉट। तो जो मोनोकॉट सीड होते हैं, जो मोनोकॉट एम्ब्रियो होता है, जो मोनोकॉट सीड होता है, उसमें एक ऐसा स्ट्रक्चर पाया जाता है जो अगर डेवलप करता तो शायद एक सेकेंड कॉटिडियन बना लेता। बट मोनोकॉट में 2 कॉटिडियन तो होती नहीं, मोनोकॉट में तो एक ही कॉटिडियन होती है। तो आप कह सकते हो अवशेष ऑफ सेकेंड कॉटिडियन। ठीक है, कहीं पर दीवार है, दीवार टूट गई, आपने वहां पर पेंट वेंट कर दिया, सब कुछ बढ़िया कर दिया, लेकिन थोड़ा सा निशान रह गया जिससे ये पता चलता है कि यहां दीवार टूटी थी। तो एपीब्लास्ट क्या है, रिमेन्स ऑफ सेकेंड कॉटिडियन, वो स्ट्रक्चर जो पूरा डेवलप नहीं हो पाया, अगर वो डेवलप करता तो एक कॉटिडियन बना लेता। उसको आप बोलते हैं एपीब्लास्ट। ये स्ट्रक्चर आप देखिए मोनोकॉट सीड का, ये मेज का है। ये जो व्हाइट कलर से आपको दिख रहा है ये है पेरिकार्प और सीड कोट। मतलब 2 लेयर नहीं है, ये लेयर 1 है। तो ये लेयर व्हाइट कलर की क्या है, इसमें पेरिकार्प भी है और सीड कोट भी है। मतलब पेरिकार्प और सीड कोट आपस में फ्यूज हुए हैं, पेरिकार्प और सीड कोट आपस में फ्यूज्ड है। तो जब पेरिकार्प और सीड कोट आपस में क्या है, फ्यूज्ड है, फ्रूट की वॉल को पेरिकार्प बोलते हैं, सीड की वॉल को सीड कोट बोलते हैं। फ्रूट की वॉल को पेरिकार्प बोला, सीड की वॉल को सीड कोट बोला। तो यहां पर पेरिकार्प, फ्रूट की वॉल, सीड कोट दोनों फ्यूज्ड हैं, जिसको आप व्हाइट कलर की लाइन से बता रहे हैं। ये ब्राउन कलर के जो डॉट्स दिख रहे हैं ये एंडोस्पर्म है, मतलब फूड है। किस तरह का फूड है, एंडोस्पर्म का नेचर कैसा है, स्टार्ची, मतलब ये एंडोस्पर्म स्टार्च नेचर का है। ठीक, और ये जो आपको दिख रहा है ब्लू कलर से, ये सिंगल कॉटिडियन है, ये वाली सिंगल कॉटिडियन है। ये येलो कलर से एपिकोटाइल है, ये ब्लू कलर से प्लूम्यूल है, और ये ग्रीन कलर से प्लूम्यूल की कवरिंग कॉलियोप्टाइल है। ये व्हाइट कलर से हाइपोकोटाइल है, ब्राउन कलर से रेडिकल है, और ये येलो कलर से रेडिकल की कवरिंग कॉलियोराइजा है। ठीक है, मतलब ये एम्ब्रियो है,
ये कॉटिलिडन है, ये एंडोस्पर्म है। और ये जो रेड कलर से आपको लेयर दिख रही है जो एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो को सेपरेट करती है, एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो को सेपरेट करती है, ये रेड कलर की लेयर, ये एंडोस्पर्म की कवरिंग है, इसको एलिरॉन लेयर बोलते हैं। और एलिरॉन लेयर का नेचर प्रोटीनेशियस होता है, मतलब एलिरॉन लेयर में प्रोटीन होता है। और एलिरॉन लेयर भी कैसी होती है? ट्रिप्लॉइड होती है। ठीक, अब आपका सीड है, अब आप सीड पढ़ चुके हैं पूरा का पूरा, ठीक है। ओव्यूल सीड में चेंज होता है, ओवरी फ्रूट में चेंज होती है, और ये दोनों एक साथ होता है। सीड फ्रूट के अंदर बनता है, ठीक है। सीड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फाइनल प्रोडक्ट होता है। जो ग्राउंड नट है वो नॉन एंडोस्पर्मिक है, मतलब उसमें एंडोस्पर्म नहीं होता। बार्ले के जो सीड होते हैं वो एंडोस्पर्मिक होते हैं, मतलब उनमें एंडोस्पर्म होता है। ठीक, सीड का पार्ट क्या है? एम्ब्रियोनल एक्सिस है, सीड कोट है और कॉटिलिडन है। लेग्यूम्स क्या है? लेग्यूम्स डाइकॉट है, और डाइकॉट के अंदर एंडोस्पर्म नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए वहां फूड स्टोर कौन करता है? कॉटिलिडन करता है। तो कॉटिलिडन डाइकॉट के केस में थिक हो जाता है और स्वेल कर जाता है, क्योंकि उसको फूड स्टोर करना है, क्योंकि डाइकॉट के केस में एंडोस्पर्म नहीं है। जब सीड मैच्योर होता है तो वो ड्राई हो जाता है, उसका वाटर कंटेंट डिक्रीज हो जाता है, सीड में मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, और सीड का जो एम्ब्रियो वाला पार्ट है वो इनएक्टिव हो जाता है, जिसको आप कहते हैं डोरमेंसी। अब सीड को प्रॉपर टेम्परेचर मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा, प्रॉपर मॉइस्चर मिलेगा, तो सीड वापस से जर्मिनेट कर जाएगा। टाइप्स ऑफ फ्रूट, ड्राई फ्रूट्स और फ्लैशी फ्रूट्स। जिन फ्रूट्स में पेरिकार्प 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, फ्रूट की वॉल पेरिकार्प, उन फ्रूट्स को बोलते हैं फ्लैशी फ्रूट्स। जैसे आम है, आम का जो छिलका है वो है एपिकार्प। आम का छिलका क्या है? एपिकार्प। आम का जो पार्ट आप खाते हो मीजोकार्प, और गुठली के बाहर वाला पार्ट जो होता है आम का वो हार्ड होता है, उसको बोलते हैं एंडोकार्प। तो आम के अंदर पेरिकार्प 3 लेयर में डिवाइड हो गया, एपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प। आम का छिलका जो आप फेंक देते हो एपिकार्प, जिसमें आप दांत मारते हो मीजोकार्प, गुठली के बाहर वाला पार्ट एंडोकार्प। तो जहां पर पेरिकार्प 3 लेयर में डिवाइड हो जाए, जैसे मैंगो, गुआवा, ऑरेंज, ऐसे फ्रूट्स को बोलते हैं फ्लैशी। जहां पेरिकार्प 3 पार्ट में डिवाइड ही ना हो, जैसे लीची है, लीची का जो छिलका होता है वो पेरिकार्प है, वो 3 पार्ट में डिवाइड नहीं होता, ऐसे फ्रूट्स को बोलते हैं ड्राई फ्रूट्स। एग्जांपल मस्टर्ड एंड ग्राउंडनट। ठीक, ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। जो फ्रूट्स ओवरी से बनते हैं वो ट्रू फ्रूट्स होते हैं, ज्यादातर फ्रूट्स ट्रू ही होते हैं। जो फ्रूट्स ओवरी के अलावा किसी दूसरे पार्ट से बनते हैं, जैसे थैलेमस है ना, जैसे एप्पल, सेब, सेब में जो आप चीज खाते हो वो ओवरी नहीं खाते, वो थैलेमस खाते हो। तो जो फ्रूट थैलेमस से बना वो फॉल्स फ्रूट हो गया। जो फ्रूट बिना फर्टिलाइजेशन के बना, सीडलेस, वो फ्रूट पार्थेनोकार्पिक फ्रूट हो गया। एग्जांपल बनाना। एडवांटेज ऑफ सीड, सीड के अंदर फूड स्टोर होता है, सीड के अंदर फूड स्टोर होता है। पहली चीज तो ये हो गई इसकी अच्छी चीज। सीड की जो बाहर की कवरिंग है सीड कोट, वो एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करती है। सीड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट है, तो इसका मतलब वेरिएशन मिलेंगी, और सीड एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकता है। भाई इतनी जगह पर प्लांट उगते हैं, तुम कोई सीड थोड़ा ना फेंकने जाते हो, अपने आसपास जंगल उग जाता है, बाहर ग्राउंड था वहां पे घास आ गई, कुछ आ गई, कि कैसे आ गई? तुमने सीड थोड़ा ना फेंका। सीड एक जगह से दूसरी जगह पर खुद जा सकता है, ठीक है। ये इसकी 4 एडवांटेज आ गई, ठीक है। सीड वायबिलिटी, डोरमेंसी एंड डिहाइड्रेशन अच्छी चीज है खेती बाड़ी के लिए, एग्रीकल्चर के लिए। डोरमेंसी होना अच्छी चीज है, कि मान लीजिए अगर आसपास प्रॉपर टेम्परेचर नहीं है, प्रॉपर मॉइस्चर नहीं है, तो आपका सीड मरेगा नहीं, सीड इनएक्टिव स्टेट में चला जाएगा, जिसको बोलते हैं डोरमेंसी। और जब वापस से टेम्परेचर मॉइस्चर ऑप्टिमम आएगा तब सीड जर्मिनेट कर जाएगा। अब मान लीजिए बाहर की कंडीशन अनफेवरेबल होती, सीड मर जाता, तो ये तो खराब बात हुई ना, मरा नहीं, सीड सो गया, इनएक्टिव स्टेट में चला गया। जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तो सीड जर्मिनेट कर जाएगा, डोरमेंसी, जो कि एक अच्छी चीज है एग्रीकल्चर में, ठीक है। डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन मतलब डिहाइड्रेटेड फॉर्म में सीड को आप स्टोर कर सकते हो। भाई आप अपने घरों में, दुकानदार सीड स्टोर करता है, पानी में डाल के स्टोर ना करता है, कागज में तो आपको देता है, सूखे सूखे होते हैं, ड्राई फॉर्म में होते हैं, तो सीड खराब नहीं होते, डिहाइड्रेटेड फॉर्म में वो स्टोर रहते हैं। सीड वायबिलिटी, कितने टाइम तक सीड जिंदा रह सकता है, इसको बोलते हैं सीड वायबिलिटी, ठीक है। और ये डिपेंड करती है, ठीक है, कुछ सीड्स की
ये कुछ महीनों के लिए होती है, काफी सारे सीड्स की कुछ ईयर्स तक होती है। अब ल्यूपाइन, ल्यूपिनस आर्क्टिकस, जिसको आर्कटिक टुंड्रा से निकाला गया, 10,000 ईयर डोरमेंसी, मतलब 10,000 साल तक इसका सीड जिंदा रह सकता है। डेट पाम, फिनिक्स टेक्लीफेरा, किंग हेरोड पैलेस, डेड सी से निकाला गया, 2000 साल तक इसका सीड जिंदा रह सकता है। ठीक है। ऑर्चिड, स्ट्रिगा, ओरोबैंकी, ये दोनों के दोनों पैरासिटिक प्लांट हैं। ठीक है, इनमें भी छोटे छोटे 1000 सीड्स मिलते हैं। एपोमिक्सिस क्या है, ध्यान से देखिएगा। एपोमिक्सिस आपका क्या है, ध्यान से देखिएगा। आपको सीड बनाना है, एम्ब्रियो बनाना है, लेकिन ना मियोसिस करनी है ना फर्टिलाइजेशन करना है। ये क्या बात हुई, एम्ब्रियो बनाना है, सीड बनाना है, लेकिन फर्टिलाइजेशन भी नहीं होना चाहिए और मियोसिस भी नहीं होना चाहिए। तो कैसे होगा, देखो। एमएमसी, जिसको आपने बोला मेगास्पोर मदर सेल, उसने मियोसिस नहीं किया, उसने इस बार मियोसिस नहीं किया। तो जब मियोसिस ही नहीं किया तो फिर मेगास्पोर ही नहीं बना। तो ये एमएमसी ने सीधा एम्ब्रियो सैक बना लिया। तो अगर एमएमसी बिना मियोसिस के सीधा एम्ब्रियो सैक बनाएगी तो वो एम्ब्रियो सैक भी डिप्लॉयड होगा, क्योंकि एमएमसी भी डिप्लॉयड है। तो अगर एम्ब्रियो सैक डिप्लॉयड है तो इसकी हर एक सेल डिप्लॉयड होगी, मतलब इसके अंदर जो एग होगा वो भी डिप्लॉयड होगा, और ये एग बिना फर्टिलाइजेशन के क्या बना लेगा, एम्ब्रियो बना लेगा। एक तरीका तो ये है। और ये एपोमिक्सिस एक तरह का क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। क्यों, क्योंकि ना तो मियोसिस हुआ ना फर्टिलाइजेशन हुआ। लेकिन ये किसकी तरह दिखता है, ये एपोमिक्सिस, ये किसकी तरह दिखता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह दिखता है। क्यों, क्योंकि इसमें सीड का फॉर्मेशन हुआ। सीड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही बनते हैं। ठीक है, और इसमें एग का इन्वॉल्वमेंट हुआ, एग का इन्वॉल्वमेंट हुआ और सीड का फॉर्मेशन हुआ। एम्ब्रियो मतलब सीड, क्योंकि एम्ब्रियो किसका पार्ट है, एम्ब्रियो सीड का पार्ट है। तो सीड का फॉर्मेशन हुआ, एग का इन्वॉल्वमेंट हुआ, इसलिए ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जैसा दिखा, बट एक्चुअल में ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है क्योंकि इसके अंदर ना मियोसिस हुआ ना फर्टिलाइजेशन हुआ। तो एपोमिक्सिस कॉमन है एस्ट्रेसी फैमिली में, जो कि सनफ्लावर की फैमिली होती है, और पोएसी फैमिली, ग्रामिनी फैमिली, जो ग्रास की फैमिली होती है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है एम्ब्रियो सैक के सराउंडिंग में कौन सी सेल थी, न्यूसेलस। याद करिए, ओव्यूल के अंदर डिप्लॉयड सेल थी न्यूसेलस। तो अगर न्यूसेलस की सेल्स सीड बना ले तो ऐसा भी हो सकता है जैसा कि सिट्रस और मैंगो में होता है। न्यूसेलस की सेल डिप्लॉयड है, वो सीधा एम्ब्रियो बना ले। एम्ब्रियो डिप्लॉयड, जब न्यूसेलस की सेल डिप्लॉयड है उससे एम्ब्रियो बनेगा, डायरेक्ट एम्ब्रियो बन जाए। न्यूसेलस की सेल ने डायरेक्ट एम्ब्रियो बना लिया, ये दूसरा तरीका हो गया। ये देखो, पॉली एम्ब्रियो नहीं, पॉली मतलब एक से ज्यादा, एक से ज्यादा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन। अब आप देखिए, ये न्यूसेलस की सेल्स है, तो ये भी एम्ब्रियो बना ले, ये भी एम्ब्रियो बना ले, ये भी एम्ब्रियो बना ले, ये भी एम्ब्रियो बना ले। सेल्स ऑफ न्यूसेलस फॉर्म मैनी एम्ब्रियो एंड इट लीड्स टू पॉलीएम्ब्रियो। इतनी सारी न्यूसेलस की सेल्स है, ये सब एम्ब्रियो बना ले। ऐसे एम्ब्रियो को बोलते हैं एपोमिक्टिक एम्ब्रियो, क्योंकि न्यूसेलस की सेल से एम्ब्रियो बने हैं। तो जब सेल्स न्यूसेलस की सेल से एम्ब्रियो बनते हैं तो ये तो एपोमिक्सिस का मेथड हुआ ना। ये किसका मेथड हुआ, ये तो एपोमिक्सिस का मेथड हुआ। न्यूसेलस की सेल एम्ब्रियो बना रही है, तो जब न्यूसेलस की सेल एम्ब्रियो बना रही है तो ये सारे के सारे एम्ब्रियो एपोमिक्टिक एम्ब्रियो होंगे, क्योंकि ये एपोमिक्सिस प्रोसेस से बने हैं। और ये सारे के सारे कैसे होंगे, क्लोन होंगे, क्योंकि एपोमिक्सिस एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो बच्चों, ये चैप्टर यहां पे खत्म हुआ, पूरी क्वालिटी के साथ, पूरा डिटेल में लक्ष्य 1.0 के क्लास नोट से आपको समझाया गया है। एक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा, आपको लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू।